Sincerity is perhaps the most difficult of all things, and perhaps it is also the most effective. If you have perfect sincerity, you are sure of victory. It is infinitely difficult. Sincerity consists in making all the elements of the being, all the movements, whether outer or inner, all the parts of the being, all of them have one single will to belong to the divine, to live only for the divine, to will only what the divine wills, to express only the divine will, to have no other source of energy than that of the divine. And you will find that there is not a day, not an hour, not a minute when you do not need to intensify, rectify your sincerity, a total refusal to deceive the divine. ये उन लोगों की तो बात है ही नहीं जो कॉन्शियसली डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सिंसियरली जो ये चाह रहे हैं कि परमात्मा की ओर जाएं, उनके अंदर भी रिफ्यूजल होता है पार्ट्स के अंदर। अब इसके अंदर बात हमने पहले करी भी थी पिछली बार, अब इसको खोलना चाह रहे हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द बीइंग, एलिमेंट्स आपके जो सत्ता के तत्व हैं, जैसे शरीर के अलग अलग तत्व हैं, हम कह रहे हैं ये पंचभूतों से बना हुआ है, तो ये शरीर के हो गए। वैसे ही शरीर से विराट रूप से विशाल है आपका प्राणिक जो बीइंग है वो, और उससे उतना ही विशाल है मानसिक। तो ये विशालता बढ़ती जाती है, तो बॉडी के बारे में ही हम नहीं जानते, ऑल द मूवमेंट्स, और उनके अंदर जो जितनी भी मूवमेंट्स उठते हैं उनमें गतियां हैं उनकी, चाहे वो बाहरी हों और चाहे आंतरिक हों, ऑल द पार्ट्स ऑफ द बीइंग, और बीइंग के सभी हिस्से हैव वन सिंगल विल, एक सिंगल उनके अंदर विल हो, क्या? टू बिलोंग टू द डिवाइन, to live only for the divine, to will only what the divine wills. अभी तो एकमात्र साइकिक है जिसमें ये चीज है, उसके प्रभाव से आप में कोई भी एस्पिरेशन है, कोई दूसरी चीज आ जाती है, पर ये और दूसरे पार्ट हैं अभी तक उसकी बात को शेयर नहीं करते। पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए ये पार्ट्स वगैरह का मतलब क्या हुआ, हम समझते क्या हैं इस चीज से। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द बीइंग, ऑल द मूवमेंट्स, और जब तक ये हम थोड़ा बहुत इसको नहीं समझें कि हम किस चीज से बने हुए हैं, तब तक हम उसको न तो कंट्रोल कर सकते, अनुशासन नहीं कर सकते, या उसकी क्रिया को जान नहीं सकते। कौन सा वाला भाग ऊपर आके कोई चीज कर देता है, उसकी सजा आप देते हैं कि मैं आज भोजन नहीं करूंगा। अरे भाई, बदमाशी तो किसी दूसरे पार्ट ने करी, सजा दूसरा ले रहा। तो पहले ये पहचानने की जरूरत है कि हमारा बीइंग कंप्राइज्ड, मतलब कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स है, वो कौन कौन से हैं। ये अगर पता चल जाए, तो अगर इसके अंदर सबसे पहले जैसे हम बात करें अगर माइंड की, तो माइंड के अंदर भी इन्होंने बहुत सारे क्लासिफिकेशंस कर रखे हैं। अब मैं कुछ कुछ मोटा मोटा रूप आपको दे देता हूं, एटलीस्ट कम से कम ये पता चले कि हाँ ये चीजें हैं। उनकी डिटेल में तो बहुत ज्यादा नहीं जा सकते। तो पहले तो माइंड एंड इट्स पार्ट्स, माइंड क्या है और इसके हिस्से मोटे मोटे कौन कौन से हैं। तो ऑर्डिनरी क्लासिफिकेशन क्या है, उसके अंदर पहला तो है चित्त। माइंड के हिस्सों के अंदर एक हिस्सा आपका कौन सा है? चित्त। चित्त वास्तव में किसको बोलते हैं? देखिए, हम जनरल टर्म्स के ऊपर जो बातें करते हैं वो बिल्कुल नहीं है, ये बहुत स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी है, ये हमेशा ही हमको याद रखने की जरूरत है। आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं बाद में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपके सारे डिस्कशंस वगैरह हैं वो इसके ऊपर मैटर करेंगे। जैसे आप ग्रामर है या बेसिक्स हैं कोई चीज के, ये वैसे ही जब आप सारी बातें करते हैं, जब तक ये बेसिक्स हमको नहीं पता हो तब तक सारी बातें कभी भी मीनिंगफुल नहीं हो सकती।
तो आपके माइंड के हिस्सों की अगर बात करें तो एक हो गया चित्त। अब चित्त क्या है? रिजर्वोयर ऑफ पास्ट मेंटल इंप्रेशंस। मेंटल इंप्रेशंस पास्ट, जो भूतकाल के इंप्रेशंस हैं आपके, या संस्कार कह सकते हैं, उनका एक रिजर्वोयर। मैं यहाँ बैठा हूँ, कॉन्शियसली कोई चीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, फिर भी कोई ऐसा रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है जो हर चीज को रिकॉर्ड कर रहा है। आप कोई चीज को नहीं जानते, भाषा नहीं जानते, कोई फ्रेंच के अंदर बोल रहा है, हमको तो बिल्कुल नहीं पता, पर मेमोरी से, क्योंकि वो चित्त के अंदर रिकॉर्ड हो गया, तो देखिए हिप्नोटिज्म के द्वारा या कई और पद्धतियां उनके द्वारा, वो कहता है वहां जाइए, आपको अर्थ न भी पता हो तो भी आप हू बहू वैसा का वैसा बोल जाते हैं। किस चीज से? कौन से पार्ट्स को वो खोलते हैं? तो आपका ये जो चित्त है वो क्या है? स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी, जिसके अंदर वास्तव में व्यक्ति, अगर ये मेमोरी का बैंक हटा दिया जाए तो जीवित ही नहीं रह सकता। आप अगर बेसिक के अंदर कि मेरे को कैसे जाना है, उठना है, शरीरचर्या है, ये आप इसका निर्वहन ही नहीं कर सकते अगर चित्त को हटा दिया जाए। तो स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी which must be distinguished from the specific act of memory। स्पेसिफिक एक्ट ऑफ मेमोरी एक चीज है, और ये एक ऐसा रिजर्वोयर है जिसके अंदर आप 5 साल के थे उस टाइम कैसा नजर आता था, या आप पिछले जन्म में क्या थे, और कितनी कितनी सारी चीजें आपने ध्यान दिया हो न दिया हो, वो सारी की सारी इसके अंदर आके स्टोर हो जाती हैं। कितनी बार आप कोई चीज करने की कोशिश करते हैं, अचानक कोई दूसरी चीज ध्यान में आ जाती है। पैसिव मेमोरी और चित्त नीड्स नो ट्रेनिंग, इसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। इस पार्ट को वो तो ऑटोमेटिकली ही रिकॉर्ड करता रहता है। इट इज ऑटोमेटिक एंड नेचुरली सफिशिएंट टू इट्स टास्क। आपको बहुत ज्यादा कल्टीवेशन की वैसे जरूरत नहीं है। हाँ, ये कल्टीवेशन इस चीज के ऊपर निर्भर करेगा, या इस चीज में फर्क करेगा कि अब जो इंफॉर्मेशन आ रही है उनका रूप किस तरीके का है। आपकी डेवलपमेंट के अनुसार अब वो रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म है। जैसे आंख है, अरे आंखें तो अपने तरीके से माइंड को रिपोर्ट कर रही हैं, पर अब जो है एक कलाकार की आंखें किस तरीके से रिसीव करती हैं उसमें थोड़ा अंतर आ जाता है। ये तो आप देख ही पाते हैं। तो वैसे ही ये जो चित्त का काम है ये पैसिव मेमोरी है, एक्टिव मेमोरी आपकी नहीं है। तो एक पार्ट आपका ये हो गया। पर चित्त क्या करता है? ये ऊपर से रिसीव कर सकता है, नीचे से रिसीव कर सकता है, और अराउंड इट, या अपने चारों ओर से रिसीव कर सकता है। ये एक चित्त की मोटी मोटी डेफिनेशन है। इसीलिए योग के अंदर क्या बोलते हैं, चित्त वृत्ति का निरोध जो है वो ही योग है। आप बैठे हैं ध्यान करने, आपके पैसिव मेमोरी में से कोई भी चीज उछल के आ गई। अरे भाई, ऐसे कमरे के अंदर आप ध्यान करना चाह रहे हैं जहां अचानक कभी कोई पशु आ गया, कोई जानवर आ गया, कोई कीड़ा घुस गया, आप कभी भी कोई अच्छी एक्टिविटी कर पाएंगे क्या उसके अंदर? ये बताइए। आप मकान बना रहे, अचानक कोई दूसरी चीज आ गई। तो ऐसा ही हमारे साथ ये मैकेनिज्म लगा हुआ है। आप बहुत अच्छी कॉन्शियसनेस के अंदर एस्पिरेशन लेके आप सोए, अचानक कोई ऐसा सपना आया, ऐसा कोई भय आपके अंदर नीचे से घुस आया। हो सकता है वो भय आपकी जो पाश्विक उस समय हेरिडिटी रही वहां से आ रहा हो। वो भय आपके एग्जाम के समय में पास होऊंगा नहीं होऊंगा वहां से अचानक आ गया हो। मेरे परिवार का क्या होगा वहां से आ गया हो। पता नहीं कहां कहां से आ जाता है। तो इसलिए चित्त की वृत्तियों का वो कह रहे हैं पतंजलि, ये निरोध कर लो तो ही योग हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में तो इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, पर ये माइंड का एक हिस्सा है। दूसरा, मनस, जिसको वास्तव में मन कहते हैं। मन मतलब मेरा मन आज खराब है वो नहीं, टेक्निकली जिसको माइंड, माइंड को हिंदी में बोलते हैं मन। मेरा मन आज आइसक्रीम खाने का है, वो मन नहीं है, वो तो वाइटल है। उसकी वाइटल की टेंडेंसीज है, वाइटल की ग्रीड है, उसकी क्रेविंग्स है भोजन के लिए, आसक्तियों के जो आपके चिपटाव है उनके लिए।
तो मनस की हम बात करें तो मन ही वास्तव में एकमात्र इंद्री है। आपके जो और इंद्रियां हैं, एक्चुअल रिसेप्टर तो आपका यही है। द सिक्स्थ सेंस ऑफ आवर इंडियन साइकोलॉजी, हमारी जो इंडियन साइकोलॉजी है उसका ये सिक्स्थ सेंस है। 5 तो इंद्रियां हमारी हैं ही, और ये छठा, इन विच ऑल द अदर्स आर गैदर्ड अप। द फंक्शन ऑफ द माइंड इज टू रिसीव द इमेजेस ऑफ थिंग्स। चीजों की इमेजेस जो है, जो उसको प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है माइंड को? साइट, देखने से आपको चीजें प्राप्त हो रही हैं। साउंड, सुना आपने कोई चीज, स्मेल करी, टेस्ट करी और टच करी। ये पांचों जो हैं वो ट्रांसलेट करती हैं थॉट सेंसेशंस के अंदर। और अभी टच करने से तो क्या होगा? आंखें बहुत अच्छी है, एक बाज की बहुत अच्छी आंखें हैं, वो दूर से देख भी लेगा तो उसका क्या इंप्रेशन बनाएगा? तो कल्टीवेशन जब तक आपके इनका नहीं होता तो ये क्या करती हैं, थॉट सेंसेशंस के अंदर ट्रांसलेट कर देती हैं। ये एक मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा मैकेनिज्म काम कर रहा है। जब हम कहें सारे पार्ट्स में सिंसियर होना चाहिए, पहले ये तो पता चले पार्ट्स हैं कौन से। इट रिसीव्स ऑल्सो इमेजेस ऑफ इट्स ओन डायरेक्ट ग्रास्पिंग एंड फॉर्म्स देम इनटू मेंटल इंप्रेशंस। अब आप बैठे हैं शांति से, टच टेस्ट वगैरह सारे शांत है, ध्यान कर रहे हैं, अचानक आपके कोई विचार आया, कोई प्रेरणा आई, कोई भाव आया, कुछ भी, आप कुछ भी उसको नाम दे सकते हैं, पर वो इन पांचों इंद्रियों के माध्यम से तो नहीं आया, पर अपने आप आया, माइंड के अंदर रजिस्टर किया उसने। कोई ऐसा रूप आया, आपके माँ के प्रति कोई भाव आया, कहाँ से आया, और उसने अपने आप का इंप्रेशन बनाया माइंड के ऊपर। यहां से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। बैठे बैठे कोई व्यक्ति के लिए आपने गलत विचार लाने शुरू किए, आपने पूरा वैमनस्य पाल लिया, जबकि एक्चुअल में फिजिकल कोई ऐसी घटना ही नहीं हुई, और आप भला बुरा कह रहे हैं, पूरे डायलॉग चल रहे हैं। कितने लोग जो माइंड से इतने विकसित नहीं है, आप देखते रहेंगे बड़बड़ाते हैं, बड़बड़ाते रहेंगे, उससे लड़ाई करते रहेंगे, आप कहेंगे क्या हुआ भाई? अब वो अपने मन के अंदर ही चल रहा है। कोई इंप्रेशन ऐसा आया, अब वो नीचे से आया, नीचे वाला जो है वो इसको यूज कर लेता है। ऊपर से हायर इंस्पिरेशन आएगी, वो इसके ऊपर अपना इंप्रेशन डालता है। तो अपने आप के अंदर ये माइंड जो है, ये इस तरीके की चीज है। अब माइंड की वैसे तो बात करें तो इंद्रियों के माध्यम से अगर आप देखते हैं, अगर इंद्रियों से ही बद्ध हैं, बंधे हुए हैं, पर हर जने को रिपोर्ट्स तो मिल रही हैं इंद्रियों के माध्यम से। आपकी आंखों ने यही पैराग्राफ पढ़ा, पर उसका क्या इंप्रेशन बना? आंखों ने उसी जगत को देखा, उसी चीज को देखा, तो उसमें बीच में क्या अंतर आ जाता है? आपकी मदर का चेहरा आपने देखा, आप उसको जिस तरीके से देखते हैं, माइंड में उसका जो इंप्रेशन जाता है, थॉट सेंसेशन कैसे बन गया, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरा ये है, ये मेरा देश है, इससे मेरे को अच्छा लगता है, ये मेरे को सुखद है। तो उसके साथ साथ कितनी सारी और चीजें शामिल हो गई, तो थॉट सेंसेशन उसके बनने शुरू हो गए। अब तीसरी लेयर आपकी आ गई बुद्धि। देखिए, जितनी ही बुद्धि आपकी प्रखर होगी, ये एक ऐसी चीज है, मन अपनी सारी चीजें इंद्रियों से लेता है, इंद्रियों के बाद में उसको रिपोर्ट करता है बुद्धि को। बुद्धि अगर वास्तव में आपकी डेवलप्ड नहीं है, तो वास्तव में आप कोई चीज क्रिएट कितना कर सकते हैं? बुद्धि अगर वास्तव में प्रखर है आपकी, तो वो इंद्रियों के आधार पे नहीं करती, उसको कोई भी मीन्स मिल जाएंगे, वो सारी को नियोजित करेगी किस ओर? बुद्धि, इसीलिए कह रहे हैं बुद्धि अगर आपकी भ्रमित है, तो सारे वातावरण का आपको सारी रिपोर्ट्स मिल रही हैं, सेंसेस से बहुत अच्छी भी मिल रही हैं, पर बुद्धि आपकी अगर सही नहीं है, आप उसका क्या बना पाएंगे? अभी ये सोचने की जरूरत है। आपकी माइंड बड़ा शार्प है, बुद्धि गलत जगह है, तो वो उसका क्या उपयोग करेगी? फिर उसके बाद में, बुद्धि के बाद में क्या? ये नहीं, ये क्या कह रहे हैं, थर्ड लेयर इज द इंटेलेक्ट और बुद्धि, विच इज द रियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट। एक्चुअल जो आपके थॉट पैदा हो रहे हैं,
वो माइंड के आधार पे थोड़ी हो रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, माइंड थोड़ी कह रहा है करेज के बारे में या सारी जगह शांति हो जानी चाहिए, विश्व में क्या होना चाहिए, माँ के निहित क्या करना चाहिए, सारे जीवन को एक साथ एक उसके ऊपर सिंहावलोकन करके आप तुरंत कहते रहे इसमें है क्या वास्तव में। तो माइंड थोड़ी कह रहा है ये बात। हाँ, माइंड के एक पार्ट ये बुद्धि, अगर हम ये क्लासिफिकेशन करें तो एक डीपर इंटेलिजेंस, और बुद्धि भी अपने स्तर पे नहीं, बुद्धि के भी तो लेयर्स हैं, और वो तो एक के बाद एक परतें खुलती जाती है। पर अब एक मोटे तौर पे ये हम कह सकते हैं कि बुद्धि इज द रियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट एंड दैट विच ऑर्डर्स एंड डिस्पोजेस ऑफ द नॉलेज एक्वायर्ड बाय अदर पार्ट्स ऑफ द मशीन। मशीन जो हमारी मशीनरी है, उससे जो नॉलेज एक्वायर्ड हमने करी है, एक्वायर जो करी है, अब उसका व्यवस्थापन उसको किस तरीके से किया जाए। मेरे को भी माइंड से, हो सकता है मेरा माइंड उतना विकसित न हो, पर जो भी मेरे इंप्रेशन आएंगे या जो भी मेरे को उसमें साधन संसाधन मिलेंगे, कोशिश ये रहेगी कि माँ के काम में कैसे नियोजित किया जाए। पर अगर बुद्धि आपकी विकसित नहीं है, वो क्या कर लेगा व्यक्ति। माइंड बहुत शार्प भी है तो भी आप देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं। अगर टेररिस्ट है, माइंड बहुत शार्प है, अपनी सारी चीजों का उपयोग वो किस में करेगा, देख लीजिए। द इंटेलेक्ट इज एन ऑर्गन कंपोज्ड ऑफ सेवरल ग्रुप्स ऑफ फंक्शंस divisible into two important classes: the functions and faculties of the right hand, functions and faculties of the left hand। अब बुद्धि के अंदर आपके क्या हुआ, ये एक पार्ट ऐसा है जो एस्थेटिक्स की बात करता है, और एक जो है सही चीज, सही क्या होना चाहिए। फिर फैकल्टीज ऑफ द राइट हैंड, जो राइट हैंड फैकल्टीज हैं वो क्या हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक रूप से देखना जानती है पूरे विश्व में आज क्या घटनाएं चल रही हैं, उनका स्थान क्या है, कहाँ रखना चाहिए, जो चीजें चल रही है उसका परिप्रेक्ष्य क्या है, आता ही नहीं लोगों को। मीडिया ने आज कोई चीज परोस दी आपके सामने, आप तुरंत कहते हैं हाँ ये 2 दिन बाद में कोई और ट्रेंड आएगा, आप कहते हैं ये वाला, क्योंकि आपके खुद के कोई बुद्धि कल्टीवेटेड ही नहीं है। तो ये जो राइट हैंड की फैकल्टीज है, ये आपको क्या प्रदान करती है, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, व्यापक रूप से आप देख सकते हैं, क्रिएटिव। भैया ये बता दो ना, कहाँ से पढ़ रहे हो, बुक होगी तो निकाल लूंगी। ये मैनिफेस्टो है, हाँ, पेज नंबर। 116। ठीक। तो अब क्या है इसमें, ये तो राइट हैंड की हम बात कर रहे हैं, बुद्धि की फैकल्टीज की। देखिए हम इसके अंदर तो डिटेल के अंदर मुश्किल ही जा पाए, कोई प्रसंग होगा तब जाएंगे, और ये है भी बहुत मुश्किल, क्योंकि ये तो पहले आप ऑब्जर्व करें इसको। हाँ, पर इतना तो मोटा मोटा जितना हम बात कर रहे हैं उतना तो हम समझते हैं, हाँ ये बातें तो है। तो राइट हैंड की फैकल्टीज हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव है, क्रिएटिव है और सिंथेटिक है। सारी चीजों के अंदर सामंजस्य, 20 तरीके के आदमी हैं, अगर सही उनका कोई सामंजस्य और तालमेल करना जानते हो, वो जानता है कैसे हर व्यक्ति को उसके अनुसार, जैसे भारतीय संस्कृति, अरे हर पड़ाव का व्यक्ति, हर तरीके का व्यक्ति, तामसिक हो, राजसिक हो, सात्विक हो, फिर बाद में कौन से वर्ण में है, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ। अब इनके अगर विभाग बनाए जाएं, भी 4 वर्ण इंटू 4 आश्रम, कितने विभाग हो गए, 16 विभाग हो गए, 4 इंटू 4 16, और 4 उनके अगर पुरुषार्थ हों, 16 4 64, 64 विभाग हो गए। अब वो तीनों जो है, तामसिक है, राजसिक है, सात्विक है, 64 को 3 से गुणा कर दो, इतने 192 विभाग आपके हो गए। इतने विभाग होने के बाद अब वो कहते हैं देश काल पात्र के अनुसार और देखो कि कौन से के ऊपर कौन सा विधान होगा। इनके अंदर भी अगर गुरु का इसको शब्द सुनाई दे गया, गुरु अपना लिया, परमात्मा की पुकार आ गई, अब ये कोई भी विधान लागू नहीं होंगे। कितना व्यापक एक रूपरेखा है इसकी, कैसे लेके चलेंगे। अरे भी आप कह देंगे इतना सा मैं तो स्वीकार करूंगा, परमात्मा अनंत है, तो आपने तो बांध दी लिमिट। तो जितना ही आप जैसे श्री अरविंदो को पढ़ो, एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू आपको आ जाता है मनुष्य जाति किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है, सारी संस्कृतियां क्या कर रही हैं, वेद का पूरा रहस्य क्या है। नहीं तो कितने भी आप जीवन भर उसमें लगे रहो,
वो कह रहे पिछले 2000 वर्षों से तो कोई समझा ही नहीं इसको, तो क्या लोग इसका अध्ययन नहीं कर रहे? गंभीर अध्ययन कर रहे हैं, पर परिप्रेक्ष्य ही नहीं है। कौन सा पार्ट देता है? उनको सारा वेद उतना अच्छे से याद होगा जितना श्री अरबिंदो को नहीं याद है, पर याद करना आपकी एक फैकल्टी है, पर उसके अंदर पैर जाना, उसके सत्य तक पहुंच जाना, वो एक बिल्कुल अलग फैकल्टी है। भाई क्या आवश्यकता है कि श्री अरविंद को सारी ऋचाएं उसकी याद हों, या मैं कह रहा हूं 1% भी याद हो? भाई याददाश्त तो किसी मशीन के भी हो सकती है, वो एक अपने तरीके की फैकल्टी है। तो ये जो राइट हैंड फैकल्टी है, ये क्या करती है? आपको कॉम्प्रिहेंसिवनेस, पूरा एक व्यापक परिप्रेक्ष्य की आपके एक दे देती है फैकल्टी आपके अंदर, क्रिएटिव एंड सिंथेटिक। अगर ये आप में क्रिएटिव फैकल्टी नहीं है, आप बैठे रहते हो, सड़ते रहते हो, आप कोई चीज क्रिएट कर ही नहीं सकते। अरे इंद्रियों के आधार पे थोड़ी, बार बार जो अपन बात करते हैं, आपने कोई खुली जमीन देखी, तुरंत आपके अंदर एक कोई आया यहाँ या ऐसी चीज, पहले तो आपके एक कोई ध्येय हो, माँ के लिए मेरे को एक निर्माण करना। अब निर्माण कैसे करना? उसमें वो निर्माण कैसी कैसी चीजों को हाउस करना चाहिए, उसमें मेरे को ये चीज होनी चाहिए, उसमें ये चीज होनी चाहिए, इसके लिए इतना स्थान होना चाहिए, ये सुविधाएं होनी चाहिए, ये कौन देता है? भाई ये प्लानिंग तो आपको कोई, अगर ये फैकल्टी नहीं हो, कितना मुश्किल हो जाता है। तो आप फिर बाद में जो इसके लिए स्पेशलिस्ट हैं या वो लोग हैं, उनसे कंसल्ट करते हो, क्योंकि आपके खुद के तो अकल होती नहीं, तो आप एट द मर्सी ऑफ दूसरे की इंटेलिजेंस है, उसके ऊपर आ गए, वो आपको जो दे देते हैं आप उससे मेक डू करो बस, और क्या कर सकते हैं। फिर फैकल्टीज ऑफ लेफ्ट हैंड, क्रिटिकल और एनालिटिक। टू द राइट हैंड बिलोंग जजमेंट। अब राइट हैंड की फैकल्टी है, उसमें क्या आता है? जजमेंट। सारा जीवन निकल जाता है, सही जजमेंट नहीं आता। इमेजिनेशन, मेमोरी, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व आप जगत को कर रहे हो, कितना कर रहे हो? मेमोरी, इमेजिनेशन। अब आपकी इमेजिनेशन देख लो, परिवार, अपने पेट, अपना खुद का एक छोटा सा दायरा है, उससे अलावा इमेजिनेशन कितनी ऊंची उड़ान करती है। आप ओरिजिनल कोई ऐसी इमेजिनेशन जो अभी तक नहीं आई हो, कोशिश करो ऐसी, कभी बैठती हो तो। और जजमेंट, अरे सारे जीवन का धुरी तो इसी के ऊपर निर्भर है कि आपका जजमेंट क्या है। परपिचुअली आपको जजमेंट करना पड़ेगा कि दो चॉइसेस हैं आपके साथ, इस समय ये करूं या ये करूं, और आपका सारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा उस समय उस चॉइस से। और लेफ्ट हैंड के ऊपर क्या आ जाएगा? कंपैरिजन एंड रीजनिंग। ये बुद्धि की है। राइट हैंड माइंड इज द मास्टर ऑफ नॉलेज, लेफ्ट हैंड इट्स सर्वेंट। वो उसको एग्जीक्यूशन के अंदर चला जाता है, डिटेल में आपको है। लेफ्ट हैंड टचेज ओनली द बॉडी ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज का देह है उसको टच करता है वो लेफ्ट हैंड जो है। और जो राइट हैंड है, पेनिट्रेट्स इट्स सोल, उसकी आत्मा में प्रवेश कर जाता है। ये वैसी आत्मा नहीं कि वो आत्मा में वैसे प्रवेश कर जाता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक संपूर्ण ज्ञान है, उसकी देह है मान लीजिए, उसका एक पूरी एक ऐसी कोई रूप है उसका, तो उसमें लेफ्ट हैंड फैकल्टीज आपकी क्या करेंगी? उसकी देह को टच करेंगी, उसकी डिटेल्स को देखेंगी। और राइट हैंड क्या है? उसकी सोल में पेनिट्रेट कर जाएंगी। तो इसीलिए वो व्यक्ति, उसके अंदर डिटेल में वो सारी की खेती कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, उसका ज्ञान नहीं होगा, कोई आवश्यकता नहीं है। पर जीवन के मुद्दे उसको बहुत अच्छे से पता है। अरे भाई खेती का पता है, किचन क्या है वो कुछ भी मेरे को नहीं पता, आज की अर्थनीति कैसे काम कर रही है वो मेरे को चलो पता है या नहीं पता है, पर मेरे को करना क्या चाहिए। तो वो अगर एंट्री नहीं हो, जजमेंट राइट नहीं हो, परसेप्शंस राइट नहीं हो, एक्ट्स आपके राइट कैसे होंगे? ये एक फैकल्टी है आपकी। उसके बाद आपकी उच्चतर फैकल्टीज हैं, उसमें फिर बाद के अंदर कई तरीके की फैकल्टी हैं, अब उनकी तो क्या बात करें। तो ये आपके, अब माइंड की बात करें तो इसमें अलग अलग क्लासिफिकेशंस जो है श्री अरबिंदो ने और माँ ने दिए हैं। एक तो है माइंड प्रॉपर, ये 118 के ऊपर। माइंड प्रॉपर क्या है? उसको 3 हिस्सों में उन्होंने बांट रखा है। एक तो थिंकिंग माइंड, विचार करता है। एक डायनेमिक माइंड, जो कर्म के अंदर उसको क्रियान्वित करता है। और एक्सटर्नलाइजिंग माइंड, आपके अंदर कोई चीज है, उसको प्रत्यक्ष करने के लिए माइंड की आवश्यकता है। मेरे अंदर कितने भी विचार हैं, भाई वो कहते हैं गूंगे ने गुड़ खाया, किसको पता?
जब तक अगर ये फैकल्टी नहीं हो आपके कि उसको कैसे बहुत हूबहू आप एक्सटर्नलाइज कर दें। भाई विश्व में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, अगर उनको एक्सप्रेस न किया जाता कोई भी माध्यम से, तो एक कोई व्यक्ति आता है जिसमें वो वाणी अपने आप का आधार उसको स्थापित करके उसके मुंह से बोल देती हैं, तो कितना पावरफुली वो काम करता है। कोई नेतृत्व करने वाला आता है, उसमें कोई थिंकिंग माइंड या कोई अंदर से कोई चीज आई, कोई विचार आया, पर उसके साथ अगर उसको एक्सटर्नलाइजिंग माइंड न मिले तो वो तो इनइफेक्टिव होगा बाहरी मैनिफेस्टेशन में। तो इसलिए ये माइंड के अलग अलग हिस्से हैं। फिर it is quite usual for the dynamic and formative mind of part of the mind to be more quick to action than the reflective and discriminate part to control it। ये इनमें तालमेल बिठाना, डायनामिक और फॉर्मेटिव माइंड है वो आपका रिफ्लेक्टिव और डिस्क्रिमिनेटिव जो माइंड है उससे तेजी से काम कर जाते हैं। फिर बाद में करें ये क्या हुआ, तो कह रहे पहले सोचना चाहिए था ये आपने क्या किया, आपने तो कह दिया ये लिया हो बाजार से, अब इसके अंदर पैसा चला जाएगा, आपके आयोजन हो रहा है उसमें कैसे होगा। सारे दिन तो हम देखते हैं जीवन पे आपने रिफ्लेक्ट किया नहीं, आपने तुरंत कह दिया हाँ जी मैं आपसे आपको वचन देता हूं ये काम कर लूंगा। महाभारत में कितनी जगह उन्होंने बिना रिफ्लेक्ट किए कि इसका अर्थ क्या है कितने सारे वचन दे दिए थे। अर्जुन कहता है मैं अग्नि में समा जाऊंगा अगर ये ब्राह्मण कुमार वापस जीवित नहीं कर पाया या इनकी मृत्यु हो गई तो। ऐसे ऐसे उन्होंने, ये तो भगवान कृष्ण ने उनकी अगर रक्षा न करी हो तो कभी का कुछ नहीं हो सकता था, वो तो कभी खत्म हो जाते सारों की। अगर तुम प्रतिज्ञाएं देखो जिस तरीके की, जिस जिस क्षण पे आके भगवान कृष्ण ने उनकी सहायता करी। ये पार्ट है आपका। एक है मैकेनिकल माइंड, माइंड प्रॉपर, दूसरा मैकेनिकल माइंड, फिर बाद में फिजिकल माइंड तीसरा, फिर वाइटल माइंड, ये अलग अलग माने दे रखे हैं। फिर साइकिक माइंड। साइकिक माइंड कौन सा है, टर्न टुवर्ड्स द डिवाइन, जो परमात्मा की ओर मुड़ा हो, आपके विचार हैं वो स्वतः परमात्मा की ओर मुड़े हों। एंड द ट्रुथ, और सत्य की ओर मुड़े हों। तो आप कहते नहीं मेरा माइंड तो सत्य की ओर मुड़ा है, पर आपका ये वाला माइंड का पार्ट है और दूसरे तो बेचारे उसको है ही नहीं उसमें। इट कैन बी कॉल्ड ए साइकिक माइंड, इट इज समथिंग फॉर्म्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द साइकिक बीइंग ऑन द मेंटल प्लेन। देखिए अगर वो मुड़ा है या कोई भी है तो वास्तव में तो वो साइकिक के इन्फ्लुएंस से ही है। फिर स्पिरिचुअल माइंड, इनर माइंड, लार्जर माइंड, ट्रू मेंटल, और उनकी पूरी प्रक्रिया फिर इसमें अपन ने एजुकेशन के अंदर ये पुस्तक में पूरी कि फिर करना क्या चाहिए अगर हम शिक्षा में इस पार्ट के ऊपर केंद्रित हों तो वो कैसे उसको कल्टीवेट करें। अच्छा अब हम आ जाएं वाइटल के ऊपर। तो वाइटल हमारी प्रक्रिया, देखिए आप शरीर को सोचते हैं कि ये शरीर, पर कितने समय से आयुर्वेद है वो शरीर को अलग तरीके से ट्रीट करता है। वो कहता है वात पित्त और कफ है, उनके दोषों के कारण जो आपके कोई भी डिसबैलेंस होता है वो है। तो अगर प्योरली फिजिकल होता जिस तरीके से हम देखते हैं उस तरीके से, न तो होम्योपैथी ट्रीट करती है आपको, एक्यूप्रेशर अलग तरीके से ट्रीट करता है, एलोपैथी अलग तरीके से ट्रीट करती है, तो फिजिकल को आप मानते क्या हैं। अगर उसमें से प्राण निकल जाएं तो आपकी देह को कोई नहीं रखेगा। निष्प्राण देह तो है सड़ना शुरू कर देती है, तो खाली फिजिकल बॉडी अपने आप में कुछ है ही नहीं, उसमें इन्फ्यूज होता है प्राण। और प्राण अपने आप में सही नहीं चल सकता। अगर आपके ब्रेन चला जाए, फिजिकल ब्रेन आपका अगर काम करना बंद कर देता है तो प्राण के लिए भी आधार नहीं रहेगा। और फिजिकल ब्रेन जो है अगर माइंड चला जाए तो भी वो ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। तो हम ये देखते हैं कि शरीर तक के अंदर हमारे जो उच्चतर भाग हैं उनकी क्रिया के बिना शरीर सपोर्ट नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे हमको ये पता चलना शुरू हो जाता है अगर हम एनालाइज करें, और जितना ही हम कल्टीवेटेड हैं, पशु के नजदीक है तब तो शारीरिक क्रियाएं आपकी ठीक चलती रहेंगी, आपको न कोई एस्पिरेशन से मतलब है, कोई डीपर चीजों से मतलब नहीं है। पर अगर कोई कलाकार है, उसको कह दिया कि भोजन बहुत अच्छा मिलेगा पर कलाकृति नहीं कर सकोगे, आज से बंद है आपकी। अगर वो सच्चा कलाकार है वो कहता है इससे तो मरना पसंद है मेरे को। आपका इष्ट है कोई,
आपका ये शरीर की क्रियाएं आपकी बहुत अच्छी चलेंगी, ईस्ट से अब आप ये लिख के दे दो, आज से इनसे कोई नाता नहीं है आपका। अगर सच्चे रूप में कल्टीवेटेड व्यक्ति है, वो कहता है ऐसे शरीर का करना क्या है। आपके कैसा भाव आता है वो तुरंत आपके शरीर के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। तनाव अगर आएगा, शरीर की क्रियाएं, अब तो धीरे धीरे हम इस चीज को मानने लगे कि अगर आपके मानसिक तनाव है, आपके संबंधों के अंदर कोई घर्षण है, कोई उसके अंदर इस तरीके का फ्रिक्शन है कि आप कंफर्टेबल नहीं है, और कंफर्टेबल का दायरा आपका जैसे जैसे कल्टीवेटेड होते जाते हो वो चेंज होता जाता है। अगर आपका साइकिक जो है, थोड़ा बहुत आपने कभी उसका स्वाद लिया है, माँ के संपर्क का स्वाद लिया है, तो आपको सच्चा सुख मिलेगा ही तभी। आप ये सारी बातें जब सुनते हैं, आप कोई ना कोई चीज ऐसी है जो फोस्टर होती है, उससे पोषित होती है, उससे तुष्ट होती है वो, और आपके शरीर तक की क्रियाओं के अंदर फर्क आ जाता है। तो अब पिछली बार भी मैंने थोड़ा सा इसको टच किया था कि इंद्रियों की जो आपकी क्रियाएं हैं, वो अपने आप के अंदर, ये कह रहे हैं देयर आर 6 सेंसेस which minister to knowledge: sight, hearing, smell, touch and taste, or mind. All these except the last look outward. इनमें से जो आपकी 5 इंद्रियां हैं वो तो बाहर से ले रही हैं, and gather the material of thought from outside through the physical nerves. भौतिक नाड़ियों से। अब ये प्रक्रिया समझने की पिछली बार भी हमने बात करी थी थोड़ी। ये जो पांचों इंद्रियां हैं आपकी, टच है, टेस्ट है, स्मेल है, हियरिंग है, इनके जो एंड ऑर्गन है, कान है, सपोज यहां से आपके ड्रम में जो ईयर ड्रम है, उसके अंदर अगर कोई फिजिकल डिफेक्ट है तो एक अलग बात है, अदरवाइज वो अपनी क्रिया सही करता है। उसने एक इंप्रेशन बनाया, अब यहां इंप्रेशन सही बना, पर माइंड तक पहुंचने के अंदर, ब्रेन तक, माइंड नहीं बोल रहे, ब्रेन तक पहुंचने में अगर फिजिकल आपकी जो नाड़ी है उसमें अगर कोई व्यवधान है, तो मेडिकल साइंस या फिर आप क्या करते हो जनरली आजकल इसके लिए, नाड़ी शुद्धि करते हो ना, कि भी इससे जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, एक तो फिजिकल नाड़ियों में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो धीरे धीरे उनका आप शोधन कर सकते हैं, जितने मात्रा में कर सकते हैं। फिर सूक्ष्म जो नाड़ियां हैं उनका आप शोधन, ये भाई ये सारी टेक्निक्स जो आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, प्राणायाम है, ये सारी की सारी उसी के लिए। अब सेंसेस के अंदर, इनकी क्रिया के अंदर कौन सी चीज व्यवधान डालती है, आप ये देखिए। एक तो फिजिकल अगर डिफॉर्मिटी नहीं है, अगर ये अपना काम सही से कर रही हैं, आंखें आपकी बहुत ठीक हैं, तो एक तो है कि आपके माइंड की प्रेजेंस नहीं है उस समय, आप कंसंट्रेट नहीं कर रहे, तो सामने कितनी सारी चीजें, अच्छा ये पड़ी थी यहाँ, ओहो पता नहीं, तो क्या आपकी आंखें ठीक नहीं थी? आंख तो ठीक थी आपकी। उसी रूम में आपको कहा जाए कि अब दोबारा जाइए, आपका अब इसके अंदर हम टेस्ट लेंगे कि आप कितनी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। वो ही डिटेल्स जो आप 10 साल से शायद रह रहे हो उसमें आपने कभी नोटिस न करी हो, और जब ये कह दिया जाए कि आप नोटिस कीजिए, तुरंत देखिए आप कितनी सारी चीजें नोटिस करना शुरू कर देते हैं। तो एक तो समस्या इंप्रेशन बनने के अंदर ये आ रही है कि हम कंसंट्रेट कर नहीं रहे, ऑब्जर्व नहीं कर रहे, या उनको प्रॉपर तरीके से काम नहीं ले रहे। ये तो एक समस्या हो गई। दूसरी समस्या इनके रिपोर्टिंग के अंदर क्या आती है, भाई आप जो बाहर से कैसे चीजें लेते हैं, आप जगत के बारे में कैसे सचेतन होते हैं, अब इसके अंदर व्यवधान आ गया। आपको जबरदस्त क्रोध आ रहा है, उस समय देखिए आपकी इंद्रियां कितना आपको सही रिपोर्ट करती हैं क्या? आपको जबरदस्त आसक्ति है किसी चीज से, क्या आपकी इंद्रियां सही रिपोर्ट करेंगी उस समय? आपको किसी से प्रेम है तो आपकी इंद्रियों की रिपोर्टिंग की जो क्रिया है उसमें रंग डाल देती है वो चीजें। तो ऐसी हजारों चीजें हैं, आपके आवेग हैं, आपके भय हैं, डर लगता है आपको, कितनी सारे भय आपके घुसे हुए हैं जो आपको रिपोर्ट, ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट देने से ये सारी चीजें रोक लेती हैं। कहने का मतलब ये है कि आप सोचते हैं कि ये इतना सरल मैकेनिज्म है, ये इतना सरल नहीं है।
आपके इंद्रियों की क्रियाएं आपके भय से, आपके आवेग से, आपकी आसक्तियों से, इन सारी चीजों से प्रभावित प्रभावित होती है। उसके साथ ही साथ आपके विचार कैसे हैं। उस जमीन के अंदर, किसी जमीन के अंदर मैं गया, मेरा विचार उसके साथ ये जुड़ा हुआ है कि ये तो माँ की जमीन है। किसी ऐसे स्थान के ऊपर गया मैं, वहां मेरा भाव ये है कि ये तो नवजात जी की जन्मभूमि है। अब देखिए उसको देखने का नजरिया कितना चेंज हो गया। तो फिजिकल ऑर्गन तो वही है, जमीन वैसी ही नजर आ रही होगी, पर हमारे लिए जो इंप्रेशन एक्चुअल में बनना शुरू हो जाता है वो किससे बनता है। यही मैंने कहा कि यहां जो सती जी नहाई थी, आपके जो कनखल में और के अंदर जो अलग अलग स्थान हैं, यहाँ भगवान शिव की ये लीला हुई, यहाँ उनका जन्म हुआ। यहाँ शिव जी जब लेके जा रहे थे तो ये अंग उनके गिरे, या जो जो कितनी सारी चीजें हैं, यहाँ उन्होंने विश्राम किया, ये उस चीज की कुटिया है। जैसे ही ये चीज जुड़ती है, आपको वो जगह कितनी सुखद लगनी शुरू हो जाती है। कौन सी चीज है कि फिजिकली वो कैसे ट्रांसलेट करना शुरू करती है। अब इसके साथ साथ आप ये देखिए, आप ये तो समझ रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है, ये मशीनरी आपके फिजिकल ऑर्गेनिज्म के अंदर भी आप किस तरीके से, आपका साइट है, स्मेल है, टेस्ट है, टच है, ये सारे कैसे काम करते हैं, नाड़ियों पे निर्भर करते हैं। आपके आवेग प्रत्यावेग है, उनके ऊपर काम करते हैं। तो अभी तो सही रिपोर्टिंग हो ही नहीं रही कि उनमें इनमें तो कोई भी स्तर के ऊपर शुद्धता नहीं है। अब जब बुद्धि के स्तर के ऊपर जाएं तो हमारी बुद्धि के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि जीवन का केंद्रीय विचार वास्तव में हमने क्या ले रखा है, परमात्मा केंद्रीय नहीं है। जब वो केंद्रीय नहीं है तो आप सारी रिपोर्ट जब बुद्धि को देते हैं, वो उसका जो बना के देती है वो वास्तव में परमात्मा के निहित बना के नहीं दे रही। तो अल्टीमेटली जो जीवन चल रहा है वो फॉल्सहुड के आधार पे चल रहा है। कोई एक ऐसा हार्ट के अंदर या कोई ऐसा मूवमेंट है वो थोड़ा बहुत इसको रंगत देता है। ये थोड़ा सा हमको ये समझाने की कोशिश है कि ये जो आप सोच रहे हैं उससे ज्यादा गंभीर कॉम्प्लेक्सिटी है। आपके बहुत इनग्रेन्ड फियर्स हैं। जब एक हिरण के जीव उस जन्म में था कोई व्यक्ति, अब वहां कोई शेर खा गया या कहां कैसे वो डरता रहता है, एक एक आहट हुई तुरंत भाग जाता है पानी के पास से। वो हमारी हेरेडिटी है, हम कितना भी विचार कर लें वो जा कैसे सकती है, वो तो हम कैरी कर रहे हैं। वो जब अराइज हो जाती है, वो आ जाती है और वो सारे आपके एक्शंस को, ये जो फियर है आपकी इंद्रियों को, इंद्रियों से जो रिपोर्ट मन को, मन जो बुद्धि को देता है उसको, ये तो सारी दूषित होती जा रही है। तो अब आप ये समझिए कि ये काम बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये तो एक हमारा बाहरी फ्रेमवर्क काम कर रहा है, बाहरी साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा जब बात करें, हमारे डीपर पार्ट्स हैं। एक तो हमारे इवोल्यूशन से पार्ट्स आए हैं। इवोल्यूशन से मतलब जो नेसेंस है, फिर बाद में सबकॉन्शियस है, इससे सारे जो पार्ट्स, हम जो क्रम विकास से हमारा जो विकास हो रहा है उससे जो पार्ट्स आए। एक है ऊपर से जो इन्वोल्यूशन हुआ, उससे हमारे ट्रू माइंड है, ट्रू वाइटल है, वो पार्ट्स, उसकी पूरी की पूरी श्रृंखला है, वो भी हमारे बीइंग के अंदर है। तो हम कहें बीइंग, तो ये कोई छोटी सी चीज थोड़ी है बीइंग। मैं ये कॉम्प्लेक्सिटी ब्रिंग होम करना चाह रहा हूं कि भाई थोड़ा इंप्रेशन तो आए। हम कहें कि हम सारी विल को एकजुट करके माँ को दे दें, और कौन सी बात, कौन सी विल को कैसे, क्या आप सोच के दे सकते हैं? और वो हिस्सा कौन सा है जो दूसरे को मोल्ड करे? माइंड के अंदर आपकी इंटेलिजेंस तो थोड़ा बहुत तो अंकुश लगा देगी आपके बारी जीवन पे, एक स्तर तक तो कर सकती है। हाँ, सामान्य व्यक्ति जो पशु के स्तर पे है उसको बहुत ऊंचा उठा सकती है, उसको मनुष्यत्व तक ला सकती है। भी मनुष्य का मतलब सबसे पहले तो क्या हुआ कि जो हाईएस्ट पार्ट इंटेलिजेंस का है उसका, वो अंकुश लगा दे आपके जीवन के ऊपर, आपके सोच के ऊपर, आपके जो भाव है उस पर कह दे कि नहीं, अरे भाई ये तो कोई डिग्निटी नहीं हुई, आप पशुओं का सा व्यवहार कर रहे हो, मनुष्य को ऐसे तो नहीं करना चाहिए। पर वो आपकी लिमिट नहीं है, आपके जो ऊपर के पार्ट्स हैं वो उससे कोई सेटिस्फाई नहीं होंगे, और अनंत चीजें रह जाती है। तो ये तो एक जटिलता है, इनमें मैं नहीं जाना चाह रहा क्योंकि अब खाली इनको टच किया है।
कोई, क्योंकि ये अब जब पढ़ते रहेंगे तो माँ के क्लासिफिकेशंस आ ही जाएंगे अपने समय से। तो ये कह रहे टू लिव ओनली फॉर द डिवाइन, अभी तो ये बात खाली आपके साइकिक के अंदर है और दूसरे पार्ट्स इसको शेयर नहीं कर रहे। टू विल ओनली व्हाट द डिवाइन विल्स, एक की भी विल अभी नहीं है जो डिवाइन जो, और वास्तव में एंड रिजल्ट वही है जो डिवाइन जो चाहता है वो ही होता है। अरे भाई हम कह रहे हैं पत्ता पत्ता जो है, एक पत्ता उनकी इच्छा के बिना नहीं हिल सकता, और दूसरी तरफ हम ये कहें कि जो डिवाइन विल करते हैं, जो उनकी इच्छा है वो ही हम भी विल करें, तो क्या हम अदरवाइज कर सकते हैं? टेक्निकली क्या ये संभावना है क्या कि डिवाइन की विल से अलग भी हमारी कोई विल हो? तो वास्तव में तो नहीं है। वास्तव में हो ही नहीं सकता कि हमारी विल उनसे अलग विल हो परमात्मा से। भाई एक एक पत्ते पत्ते के अंदर उनकी कारीगरी है। एक छोटा सा बीज है पीपल का, वो लगता है कितना बड़ा वृक्ष उसमें निहित है, सुप्रीम इंटेलिजेंस है। परमात्मा की पूरी इंटेलिजेंस, पूरी विल उसके अंदर एकदम अनमिस्टेकेबली काम कर रही है। एक एक पत्ते में जो परफेक्शन है, कहां से आ गया? माइंड थोड़ी है उसमें, सो कॉल्ड आपका जो माइंड है वो। तो डिवाइन की विल तो एक एक कण के अंदर हम इस तरीके से देख सकते हैं कि डिवाइन की विल काम कर रही है। आपको कॉन्शियस उसका जो आनंद है वो नहीं मिल रहा, कॉन्शियसली आप उसके साथ अभी तारतम्य में नहीं है। तो विल ओनली व्हाट द डिवाइन विल्स, टू एक्सप्रेस ओनली द डिवाइन विल। आप चाह के नहीं चाह के अभी भी एक्सप्रेस तो वही कर रहे हैं अल्टीमेटली, पर क्या हम कॉन्शियसली कर रहे हैं? टू हैव नो अदर सोर्स ऑफ एनर्जी देन दैट ऑफ द डिवाइन। अभी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है आपका, आप क्या सोचते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी? कि तुरंत के अंदर तो हम भोजन ले रहे हैं, तो भोजन का जो एनर्जी का हमारा सोर्स है, पर वास्तव में अगर देखा जाए, अगर हम इसको धीरे धीरे इस चीज को तोड़ें, तो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जितने ही आप स्थूल होते हैं उतना ही आपको ग्रोस सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर आपको निर्भर करना पड़ता है। जैसे जैसे आप सूक्ष्मतर सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर जाते हैं, तो कितने लोग हैं जो थोड़े भोजन के अंदर भी अपने को सस्टेन कर पाते हैं, और उसी भोजन के अंदर भी कई लोगों का शरीर ठीक नहीं चलता, और उससे कम या एकदम ही खराब कंडीशन में कोई व्यक्ति है, सही भोजन नहीं मिल रहा तो भी एनर्जी उसकी कोई डिप्लीट नहीं हो रही। तो ये तो हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही जाना चाहिए कि हमारे जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, और खाली हम शारीरिक एनर्जी की क्यों बात करें, शरीर में तो आपके बहुत एनर्जी है। माइंड तामसिक है, उसको बेचारे को इनफ एनर्जी नहीं है कि अच्छे विचारों को धारण कर सके। आप में इतनी एनर्जी नहीं है कि आप में निष्ठा आप रख पाए। शरीर से बड़ा मजबूत व्यक्ति है, पर किसी ने ताला खुला छोड़ दिया, सामने उसको बिठा दिया, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता कि वो अंदर जाके खाना नहीं खा ले, फ्रिज खोल के उसके अंदर से कुछ चीज न निकाल ले। फिजिकल एनर्जी की थोड़ी प्रॉब्लम है, पर जो उसकी कैरेक्टर के अंदर इतनी ताकत नहीं है, उसको अपनी विल पावर उसके अंदर उतनी ताकत नहीं है कि वो उसको एक्सरसाइज करके कोई अच्छी चीज के अंदर कर सके। तो आपके जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, अभी हमको लगता है हम अपना सोर्सेज ऑफ सब्सिस्टेंस जो है इससे ले रहे हैं, सस्टेनेंस जो है हमारी भोजन से है, पर उससे ज्यादा आपकी सस्टेनेंस किस चीज से है? आपके जो संपर्क हैं, आपके वाइटल इंटरचेंज है। लड़का मर गया, भोजन आपको कलाकंद भी दे रहे हैं, वो आपको पोषण नहीं प्रदान करने वाला है अगर आपके अंदर बहुत तकलीफ का काम हो गया। कितने लोग हैं, कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनका भोजन कम कर दिया गया, फांसी की खबर से सुन के 7-8 दिन के अंदर वजन बढ़ गया उनका। तो आप शरीर को जिस तरीके से समझते हैं, शरीर वैसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो डिवाइन लाइफ की या कोई भी जो हम बातें करते हैं साधना की और की, वो तो फ्यूटाइल है। आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे तो फिर साधना करनी ही क्यों चाहिए? क्योंकि आपके सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, सोर्सेज ऑफ सस्टेनेंस है, जहां से आप लेते हैं ऊर्जा, वो सूक्ष्मतर होते जाते हैं। पर ये तो जिसको इस थोड़ा सा महसूस होता है ये चीज, वो जान सकता है। पर ये तो कभी हमको क्लिक ही नहीं करता कि ऐसी चीजें भी हैं क्या। एंड यू फाइंड दैट देर इज नॉट ए डे, नॉट एन आवर, नॉट ए मिनट when you do not need to intensify, rectify your sincerity.
अब इतने पार्ट्स लगे हुए हैं तो कौन ये कह देता है कि 1 मिनट भी उसके पास वेस्ट करने का कैसे हो सकता है? आप तो हर क्षण अपनी जो सिंसियरिटी है, आपकी जो एस्पिरेशन है, आपका कॉन्सिक्रेशन है, हर मोमेंट आप उसको इंटेंसिफाई कर सकते हैं, उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। क्योंकि आप जो कल थे वो आज नहीं है। विश्व आज उस बैलेंस पे है ही नहीं। आपका बैलेंस चेंज हो गया, सब चीजों का बैलेंस चेंज हो रहा है, तो आप वही कल अगर टॉप मोस्ट भी थे आप, आज नहीं हो। आज के लिए आपको फिर से और आगे जाना पड़ेगा। आज जो आपको करना है वो, और आपको जजमेंट है, चॉइस है, और सारी चीजें करनी पड़ेगी। आपको ये करना पड़ेगा भी आज क्या करूं, आज के लिए मेरे को ये करना है। तो इससे हमको ये समझने की, क्योंकि मैं क्यों ये कह रहा हूं, जनरली हम कहते हैं भी सिंसियरिटी से अब क्या करें, कैसे, हम तो बड़े सिंसियर हैं। ये सारा जो हमने ये कहा कि बीइंग ऐसे काम करता है, और इसको और अच्छे से समझना हो, पर उसके लिए तो पहले तो आप गंभीरता से कई हफ्तों तक खुद तैयारी करें योगिक साधन की, खुद आपको सेंस हो उसका कि श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं, फिर उसको डिटेल से पढ़ा जाए। ये जैसे अभी चलो अपन ने ये इतनी बातें करी, ये एक इंप्रेशन बनता है। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे तो कम से कम हमारे, मैं ये सारी चीजें दे रहा हूं कि आपके जो स्टोर हाउस, हम जो चित्त की बात कर रहे हैं, उसमें एटलीस्ट कम से कम ये मुद्दे तो हों, आपके इंग्रेडिएंट्स तो हों। जो आपका बैंक है उसमें ये 10 चीजें तो हों, जिस दिन जरूरत हो उस दिन अपन किचन में काम में ले लेंगे। अभी तो मसाले ही नहीं है, काम में क्या लेंगे हम। तो धीरे 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 आपके स्टोर हाउस में इजाफा होता जाएगा ये चीजें सुन के। और उस तरीके से अगर कभी आप रिफ्लेक्ट कर पाए तो अपने जीवन पे देख सकते हैं, हाँ ये वाली चीज है, ये मेरा मैकेनिकल माइंड काम कर रहा है, ये मेरा ये चीज काम कर रही है। जब हम बात कर रहे थे तो भी आपने थोड़ा 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 महसूस किया होगा, हाँ ये हिस्से हैं। हम उनको सारे को गड़बड़ करके, जैसे स्किन से हम, भाई अब कोई ऑर्गन्स हमको दिखते नहीं, सपोज, ये तो जो भौतिक विज्ञान है उसने बता दिया, मेडिकल साइंस ने बता दिया, आपके अंदर हार्ट है, आपके अंदर लंग्स हैं। अगर ये नहीं हो तो आप क्या समझो, आप ये पूरा स्किन का लबादा है, ये है भाई। तो वैसे ही आप सारे चीज को कहते हो तो मेरा माइंड, तो माइंड के अंदर आपके जो एस्पिरेशंस हैं वो भी माइंड है, इंट्यूशंस है वो भी माइंड है, आपके फियर्स हैं वो भी माइंड है, सारी चीजें माइंड हैं। इमेजिनेशन भी माइंड है, तो मेमोरी भी माइंड का पार्ट है। ये सब आपने गड़मड़ करके एक बड़ा सा बैग के अंदर सबको माइंड के अंदर डाल दिया। फिर फीलिंग्स है, अब तो ये क्लासिफिकेशन जरूरी है। तो ये कुछ कुछ मैं इसलिए दे रहा हूं, समझने से पहले ये है कि हाँ ये ऐसी चीजें हैं, और हम इतनी वैरायटी से, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से बने हुए हैं। ये पता चलने के बाद अब ये होता है कि भाई अब तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो गई। इन सारों को तारतम्य में लेके आना, और अपनी जो विल है डिवाइन की तरफ मूव करने वाली। अब हम कहें मैकेनिकल माइंड, अरे मानता है क्या वो? आपका कोई एक पार्ट जो है वो तो परमात्मा की ओर जाना चाहता है, मैकेनिकल वाला मानता ही नहीं। यही तो मोटी समस्या है। कितना भी ध्यान करने की कोशिश करो, अगर वो स्वतः उसी ओर चलता तो फिर ध्यान की इन सारी प्रक्रियाओं की, योग की जो पद्धतियां, उनकी आवश्यकता ही क्या थी। इनका सबका अपना अपना तरीका है कि ये जो जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है या जिस बैलेंस को है, सब अपने अपने तरीके से उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। सब कोशिश कर रहे हैं कि आपके माइंड को, कुछ तो ये कह रहे हैं ये तो बिल्कुल बेकार है, तो इसलिए ध्यान के अंदर वो क्या करेंगे, विपස්සना एक आपको प्रक्रिया बताएगी। दूसरा जो है वो आपको कहेगा खाली सांसों के ऊपर आप केंद्रित हो जाओ। तीसरा ये कहेगा नहीं, आप तो विजुअलाइज करो कि आपके अंदर प्रकाश आ रहा है, माँ का या किसी का भी, आपके यहाँ से आ रहा है, और पूरा शरीर के अंदर से व्हाइट लाइट निकल जा रही है, और पूरा शरीर आपका दिव्य होता जा रहा है। ये एक तरीका है। तो ध्यान के कितने तरीके हैं, वो तो है निषेधात्मक, कि विचार आ रहा है, जब आए उससे पहले ही उससे एसोसिएट मत करो, और उसको कोशिश करो कि उसको बाहर निकाल दिया जाए, जिससे कि आप धीरे धीरे नीरव हो जाओ। कुछ कोशिश ऐसी हैं जो पॉजिटिव तरीके से, वो ये कह रही है नहीं, सुंदर विचार, जो अच्छा विचार, क्योंकि विचार आना तो आपके हाथ में नहीं है, उससे लड़ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये कल्पना करो आप माँ की गोद में हो, आप ये कल्पना करो कि आप उसकी सेवा कर रहे हैं, उनके पास हैं, जो भी, ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। पर सारे कर क्या रहे हैं भाई, आपके माइंड के ये इतने इतने हिस्से हैं। इस्कॉन क्यों पॉपुलर हुआ?
उनके इतनी समस्या थी वेस्ट वालों के कि इनकी जो माइंड की एक्टिविटी है, जो मैकेनिकली ड्रिवन है सारी चीज़ों के प्रति, बाहरी आसक्तियों के प्रति, उसको कैसे तोड़ा जाए। तो कहा इतनी मालाएं फेरो भाई, मन से फेरो या बिना मन के फेरो, पर हालांकि कोशिश करो मन तुम्हारा एकाग्र हो। अरे 15 मालाएं फेरने का नियम आपने कर दिया तो उतना समय तो आपकी प्रकृति थोड़ी बहुत वहां गई। तो चित्त के अंदर जो नए इंप्रेशंस आपके स्टोर हो रहे हैं, कम से कम उनको तो आपने अब थोड़ा ब्रेक लगाना शुरू किया। वहां से जो आ रहे हैं उनके ऊपर नया हरे कृष्ण उसकी छाप लगानी शुरू करी। तो माइंड को थोड़ा रिलैक्स होता है माइंड आपका, हाँ भाई चलो अब तो थोड़ा हुआ। अरे भी बार बार आप वही विश ले रहे हो, वो लेने की बजाय आपने कहा भी जितना है एक बार तो उसके साइड इफेक्ट्स थोड़े सबसाइड करें, और अब नया नहीं जाए, नए के अंदर कृष्ण का नाम जाना शुरू हो जाए। तो आपके हाँ अभी इससे आराम आया। और बाकी और कोई भगवान की तरफ आकृष्ट थोड़ी होता है, तकलीफ के अंदर जाते हैं ज्यादातर जो जाते हैं, किसी न किसी तरीके की तकलीफ है। अब ये कह दे कि नो आर्त नहीं जाना चाहिए भगवान की ओर, अरे भी जाते ही करीब करीब वो सारे की भी तकलीफ है उसको। बाकी स्टेजेस तो बहुत कम आती है मनुष्य जाति की जो जिज्ञासा के रूप में कि कौन क्या है, क्योंकि वो तो सात्विक भाव हो गया। अभी तो तामसिक स्तर के ऊपर जब तक बेचारे के तकलीफ कोई निराकरण नहीं करोगे और कहते नहीं ये वाला भगवान की ओर नहीं जाना चाहिए। ये कॉम्प्लेक्सिटी कुछ समझ पा रहे हैं क्या स्नेहा? अब क्योंकि ये वैसे तो सब्जेक्ट बड़ा मुश्किल है कि सिंसियरिटी में ये बातें कहां से, तो सिंसियरिटी मतलब क्या, किसको और किस चीज पे लागू करोगे, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे अंदर है। अब ये मूवमेंट्स में एक एक के अंदर पहले तो हम जाने। अरे भी मैं कहूँ मैं सिंसियरली मेडिकल साइंस में जाना चाहता हूं, पर शरीर की एक एक क्रिया, आप सोचिए कि शरीर के एक अंग के अंदर भी स्पेशलाइजेशन के अंदर जीवन निकल जाता है और उसकी पूरी क्रिया फिर भी उसके समझ में नहीं आती। कोई आई स्पेशलिस्ट है, कोई कोई इस चीज का स्पेशलिस्ट है, मतलब कितनी कितनी आपकी पूरी रेंज है इवन मेडिकल साइंस में। तो अगर भौतिक शरीर इतना छोटा सा ही होता तो कोई एक व्यक्ति क्यों नहीं कर लेता, ऐसी क्या चीज है। पर अगर भौतिक शरीर के अंदर अगर प्राण का प्रवेश है और उसकी मैकेनिज्म को हम जानते ही नहीं, तो कभी भी हम भौतिक शरीर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे सही कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति के पास हैं, आपको मेडिकल साइंस की आवश्यकता ही नहीं है, माँ के पास हैं, वहां कोई कोई आवश्यकता नहीं है आपको। माँ की ग्रेस से तुरंत आप उनका चरणामृत लिया और आपके ऐसा असाध्य रोग ठीक हो गया। अब मेडिकल साइंस के बेचारे के बस की बात नहीं, ये कैसे हुआ, क्योंकि दूसरा ही मैकेनिज्म काम कर गया वहां। तो आप विश्वास इसलिए नहीं करते, आपको पता ही नहीं कि शरीर जो है रोम रोम इन्फ्यूज्ड है वाइटल से। वाइटल है वो बिल्कुल अपनी सस्टेनेंस किससे ग्रहण करता है, माइंड से। माइंड है अपने और दूसरे जो पार्ट्स है उनसे। तो जब तक इनका हिस्सा, ये तो क्योंकि कल्टीवेट हमको करना पड़ेगा, ये कॉम्प्लेक्सिटी है। ये थोड़ा सा इंप्रेशन मैं देना चाह रहा था, हालांकि ऐसा कोई भी इंप्रेशन देना बड़ा ड्राई हो जाता है कई बार। ये कुछ चीजें हैं इसमें कि हमारा माइंड, हमारा शरीर, हमारा वाइटल, ये कुछ हिस्से, इनमें अब डिवाइन विल कैसे आए, ये तो हम देखो आती है क्या और वो एक्सप्रेस करते हैं क्या। भौतिक जो आपका मन है, माइंड है, वो तो सारे दिन ये चीजें वस्तुओं वस्तुओं के पीछे लगा रहता है। उसको तो बेचारे को पता ही नहीं कि दरवाजा खुला है तो अब इसको बंद करना पड़ेगा, इसमें डिवाइन विल क्या करेगी। भोजन करना है तो ये प्रक्रियाएं करनी पड़ेगी, डिवाइन विल क्या करने वाली है इसमें। पानी के अंदर जाओगे तो भीग जाओगे, उसके अंदर अब डिवाइन विल क्या करने वाली है। तो ये सारी चीजें जमी हुई है हमारे अंदर। ऊपर से अगर कूद जाओगे तो आप गिर जाओगे। ये सारी चीजें जीवन की जमी हुई हैं गहराई से। समाज चलाना है तो ये चीजें करनी पड़ेंगी, पेट पालना है तो ये सारी अर्थ नीति है, ये सारी नीतियां हैं, ये तो भाई ये तो करनी पड़ेंगी। तो जब यही सारी करनी पड़ेंगी फिर ये कहाँ आएगी, भागवत कृपा कहाँ आएगी, डिवाइन विल कहाँ काम करेगी, वो सारी जगह कैसे अपना स्थान लेगी। ये ऐसे इश्यूज हैं कि अभी तो मुद्दे ही सही नहीं पकड़ रहे हम, अभी तो दिशा ही हम सही नहीं जा रहे। फिर ये मुद्दे हैं कि एक्चुअल में वो करेगी कैसे। सारा वेद तो इसी चीज को बता रहा है। डिवाइन विल अगर मैनिफेस्ट होती है
आपने जब दीक्षा ले ली का मतलब आपके अंदर ये विल पैदा हो गई। अगर पहले तो ये विल ही नहीं पैदा हो रही, हम में से कौन ऐसा है जो ये कह रहा है, जिसको अभी तो अपनी जो वर्तमान आसक्तियां हैं जो उसको नजर ही नहीं आती, ऐसा कौन है जो कह रहा है मेरे को अपने जो बंधन है वो नजर ही नहीं आते? भाई अभी तो हम उनको सुखद बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस जेल में मैं हूं वो जेल मेरे को नजर नहीं आए, वो उस निवास को मैं कितना सुखद बना सकता हूं। तो ये तो कोई फंडामेंटल प्रश्न नहीं है। फंडामेंटल प्रश्न तो ये है कि इस जेल में रहना मैं अस्वीकार करता हूं, मेरी जिस तरीके की प्रकृति बनी है उसको स्वीकार नहीं करता मैं। सर्वोपरि मेरी आत्मा है और मेरे को कोई दूसरी चीज नजर नहीं आती, उसके लिए जो आवश्यक है वो ठीक है। जैसे ही ये मूवमेंट आता है वैसे ही आपके अंदर एक विल जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो गई, तब आपकी यात्रा शुरू होती है। अभी तो डेकोरेशंस हैं, और अभी जरूरी भी है ये डेकोरेशंस। आपकी अगर बढ़िया से पिटाई हो रही हो, अब उसमें आपको ये कह दिया जाए कि आपको पूरा पूरा इसको अनुभव भी करना है, इस पिटाई को, आप इस पिटाई से छूट नहीं सकते, तो समझदारी क्या है भैया, मेरे को कम से कम अगर छूट नहीं सकता, नींद की गोली दे दो कि कम से कम मेरे को ये महसूस कितना कम होए वो व्यवस्था करो। तो अभी तो हमारी कोशिश ये है कि जीवन की जो विभत्सता है, जितना उसकी अगलीनेस है, वो हम, क्योंकि हमसे छूटना चाहते भी नहीं और छूट सकते भी नहीं अगर चाहते नहीं तो व्हाट बेस्ट वी कैन मेक आउट ऑफ इट वो हम व्यवस्था कर लेते हैं। उसके अंदर माँ भी एक फोटो में लटकी रहती है तो अच्छी लगती है, पर जीवन का चौखटा हमको तोड़ना नहीं है, ये हमको वैसे के वैसे लगे रहना है। पंकज जी, एक सवाल है। अभी आपने बोला मेरी आत्मा, तो मैं कौन हूँ? जो हम अपने आप को वही मानते हैं, तो मेरी आत्मा से क्या मतलब हुआ? अब कुछ तो बोलोगे, अरे अभी आप कैसे बोलोगे भाई आप अपने आप की कि मेरी आत्मा, जो वास्तव में मैं का जो सेंस आपका आता है वो सच्चा सेंस तो उसी का ही है। वो मैं ही जो है वो आपका शरीर है, मन है, प्राण है, वो सारे धारण करता है। इसीलिए जो रमण महर्षि का तरीका था वो इसी प्रश्न के ऊपर तो था, मैं हूं कौन। और अगर वास्तव में आप इस प्रश्न को लेते हैं और आपके लिए ये प्रश्न इतना जीवन मरण का प्रश्न अगर हो जाता है तो आप सेल्फ रियलाइजेशन की ओर निश्चित ही, उनका तरीका था, और सेल्फ को उन्होंने रियलाइज किया इससे कि मैं हूं कौन, क्या मैं ये शरीर हूं। तो शरीर के अंदर आपकी क्या क्या प्रक्रियाएं हैं उसके बारे में आप कॉन्शियस हो जाएंगे कि नहीं भाई, इसके अंदर तो मेरी मेरी जो कामनाएं हैं या जो वैश्विक कामनाएं हैं वो उठ के आ रही हैं। कोरोना का जो भय है आपने कभी नाम ही नहीं सुना था, पर भय आपके अंदर था। जब वो चारों तरफ वो चीज आई तब आपने कहा भाई इसमें तो प्रोटेक्शन अपना रखना चाहिए, इस समय तो ये चीजें करनी चाहिए। आपका जो इनहेरेंट फेथ है वो डगमगा गया। फिर आपके जो विचार हैं अपने तरीके के, समाज का ऐसा होना चाहिए व्यवस्थापन, अगर वैसा ही होता, आप उसको कोशिश तो कीजिए कि क्या वैसा ही हो, तो मनुष्य जाति में कितनी सारी चीजें हैं जो वैसी नहीं है। अगर परमात्मा के आपके जैसी समझ होती तो वो पागल थोड़ी है जो वैसी चीजें उसने कर रखी हैं। तो समस्या अभी मैं की नहीं आ रही, क्योंकि ये जो भान आता है वो कोई मानसिक रूप से नहीं आता कि मैं कौन, वो तो एक बहुत ही फंडामेंटल सेंस है कि यार मेरा इससे क्या लेना देना है। वही चीज धीरे धीरे, अरे इंटेलिजेंस के लेवल पे ही आप ये कहते हैं कि नहीं शरीर को ये भोजन देना है, आप शरीर से थोड़ी सी दूरी रख के, जैसे कितने फिल्म स्टार्स हैं वो आप कहते हैं ना कि नहीं अब मेरे को इस मूवी में मेरी ऐसी इस तरीके की होनी चाहिए बॉडी, तो वो उसके ऊपर काम करते हैं, तो मेरी बॉडी होनी चाहिए, मैं बॉडी नहीं हूं। हालांकि वो तो बहुत एक ग्रोस स्तर के ऊपर देखते हैं, पर आप ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं कि परमात्मा के काम के लिए नहीं, ये विचार ठीक नहीं है। तो अगर विचार आप होते तो आप उसके ऊपर अंकुश कैसे लगाते। ये भावनाएं तो ठीक नहीं है भाई, कौन सी चीज है जो ये कह रही है। पहले तो अभी धीरे धीरे आप इंटेलिजेंस से शुरू करते हैं, बुद्धि जो हमने बात करी बुद्धि की, वो आपकी हाईएस्ट सीट है तुरंत के अंदर, उसके अपने लेयर्स हैं, पर उसके लेयर्स में जो लोएस्ट लेवल लेवल भी है वो अगर सही ऑपरेट कर जाए तो हम धीरे धीरे ह्यूमैनिटी की तरफ मूव करते हैं। अभी ह्यूमन अपन नहीं है, शरीर मिलने से थोड़ी हो गया, शरीर की क्रियाएं हम कितनी काम में ले रहे हैं, उतने अच्छे सुचारू रूप से तो पशु ले रहा है।
हम जितने सारे दिन शरीर की क्रियाओं से बंधे हुए हैं, पशु उतना कोई टेंशन नहीं पालता। उसके अगर कोई टांग भी टूट गई तो वो उसके लिए कोई उस तरीके से नहीं दर्द हो रहा है, तो वो एक दर्द हो रहा है, एक फिजिकल फैक्ट है। पर कोई चिंतित हो या उसके कोई ऐसी चीजें आ रही हो, वो तो नहीं होता उसके। भोजन मिला ठीक है, भोजन की तलाश में घूम रहा है वो भी ठीक है, पर जितनी हमने चिंता ले रखी है, परिवार का क्या होगा, इसका क्या होगा, वो दुश्चिंताएं उसने नहीं पाल रखी। तो आप जो कह रहे हैं कि मेरी आत्मा, वो मूवमेंट तो आपको धीरे 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 अनमिस्टेकेबली महसूस हो जाता है कि मेरा इससे क्या ठीक है, मेरे को एक इंस्ट्रूमेंट मिला है और इसको माँ की सेवा में नियोजित करो। तो आप ये देखेंगे कि शरीर के साथ जो अत्याचार है, अगर आपने उसको परमात्मा का मान लिया, आप उसके साथ अत्याचार नहीं करेंगे। उसको सही समय पे आप भोजन देंगे, सही भोजन देंगे, सही उसको आराम देंगे, पर उससे ज्यादा की नहीं कि भैया तेरे को आराम दे दिया, आप काम करो चुपचाप बस। आप किसी से, आपकी पहले आसक्ति थी, अब मां के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे, आप कह देंगे भाई ये तो नहीं। तो इसीलिए वो कह रहे हैं ना कि तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनेही। चाहे परम सनेही हो तो भी जिनके प्रिय न राम वैदेही, राम और वैदेही जिनके प्रिय नहीं है, तजिए ताही कोटि बैरी सम। तो ये आपके मायने चेंज हो जाते हैं, जिनके प्रति आसक्ति है। अब धीरे धीरे आप कहते हैं नहीं भैया ये अपने मतलब का नहीं है। किस चीज ने डिसाइड किया? आप जब जीवन के अंदर कोई उद्देश्य लेके चलते हैं तो चयन करते हैं आप उस उद्देश्य के लाइट में। वैसे ही ये उद्देश्य जब आप में ये विल जग जाती है कि मेरे को अपना जीवन एकमात्र परमात्मा के निहित करना है, तो आपका सारा डायनेमिज्म, क्योंकि आपने अभी तक टेस्ट ही नहीं किया कि वो कैसे रिएक्ट करता है, तब वो एक एक चीज पे प्रश्न लगा देता है, नहीं ये खाना नहीं, ये क्योंकि आइडियलिस्टिक बात नहीं है। वो खाना खा के जब कोई ग्रीड के कारण आप भोजन करते हैं, आपकी प्योरिटी जो है, परमात्मा से आपका संपर्क है, उस प्योरिटी में कहीं ना कहीं ब्रीच आती है, वो आप सहन नहीं कर सकते। आप कोई ऐसा विचार जो परमात्मा से आपको विमुख करता है, अगर आपने टेस्ट किया है परमात्मा से कम्युनिकेशन को, उनके सानिध्य को, तो आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। अब ये कोई आइडियलिस्टिक बात थोड़ी है, नैतिकता की बात नहीं है, ऐसा करना चाहिए नहीं चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। क्यों क्यों नहीं बोलना चाहिए? जब वो कोई आपके डीपर सत्य का खंडन कर रहा होगा, आपके लिए आग लग जाएगी अंदर, तब आप कहेंगे मैं नहीं करूंगा। शरीर चला जाए बहुत सस्ता है, ये पीड़ा बहुत महंगी पड़ती है। कल्टीवेशन इसी को तो बोलते हैं। और कल्टीवेशन क्या है कि धीरे धीरे आपके अंदर दूसरे विधान लागू हो जाते हैं। एक ब्रूट है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कलाकृति का नाक टेढ़ा है सीधा है क्या है, पर कोई कलाकार है बेचारा खाना नहीं खा पाएगा, अरे ये क्या हुआ। कश्मीर में अच्छा ओ हो ये क्या हुआ भाई, कई दिन तक आपका बैलेंस बिगड़ जाता है, सारे जीवन का अब उद्देश्य चेंज हो जाता है। और कोई बिल्कुल असंवेदनशील व्यक्ति है, वो सारे दिन ऐसी लाशें देखता रहेगा, अरे क्या मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कल्टीवेशन किसको बोलते हैं? जब संवेदनाएं आपकी अलग अलग स्तर के ऊपर बढ़ती जाती हैं, और जब डीपर संवेदनाएं आती है, जैसे वो क्रोंच पक्षी के उन्होंने, वो बहेलिये ने तीर मारा, उन्होंने कहा अरे ये क्या हुआ। तब उनको भगवान ने, ब्रह्मा जी ने आके कहा अरे ये क्या भाव, ये तो अच्छा भाव नहीं है। तो पहले तो ये भाव आना, संवेदना, फिर वो संवेदनाएं और सूक्ष्म होना और प्योर होना। तो जगदम्बा संहार करती है तो ऐसी संवेदनाएं थोड़ी कोई पोषित करती हैं, वो अपने अंदर की हो मैं संहार कर रही हूं। कितना परित्राण करती हैं वो, कितना उद्धार करती हैं, तो वो डिविनिटी अलग तरीके की है। तो गीता भी कहती है ये दोनों एस्पेक्ट्स को मानो भाई। आप उनका विराट स्वरूप है, कृष्ण, वो कृष्ण का विराट रूप है, तुरंत वो तो डर गया अर्जुन उसको देख के। उनका दोनों को देखो भाई, तो आप कंप्लीट डिविनिटी देख सकते हैं। हाँ जी अनु जी।
हाँ जी पंकज जी क्लियर हो गया, थैंक यू। अब बाकी इसके मेरे को तो अंदर सिंसियरिटी का सिर्फ यही समझ आया है कि जो आपने लास्ट में बोला ना कि सिर्फ माँ का यंत्र बन जाओ, उसके अलावा जो मैं हमेशा कहती हूँ जो गीता का 3rd चैप्टर का लास्ट श्लोक है जो उसमें कि हम बाहर से अंदर की तरफ चले, इंद्रियों के ऊपर मन का कंट्रोल, मन के ऊपर बुद्धि का, और बुद्धि को अपने जो आप कहते हैं जो हमारा जो इनर बीइंग है। तो जैसे कोई गाड़ी में जैसे कोई जा रहा है तो ड्राइवर टेक्स द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मास्टर, so we should always take for anything we should seek his instructions, और बस वही है कि हर काम भगवान का ही समझ के करें तो फिर सिंसियरिटी आ सकती है जिसमें विश्वास और श्रद्धा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। नहीं, आप कह रहे हैं वो फंडामेंटली बात तो ठीक है, हाँ पर जी। अपनी जो सारी आज की चर्चा थी वो इसके ऊपर केंद्रित थी कि ये समझ में आने के बाद भी होता क्यों नहीं कि हमारे अंदर जो पार्ट्स जो डिसीव करते हैं, जब तक इस मशीनरी की कॉम्प्लेक्सिटी हमको नहीं पता हो, और इसमें ये चर्चा से फायदा क्या है कि एटलीस्ट कम से कम आपको जो धोखा देने वाले पार्ट्स थे उन पे अब धीरे धीरे अगर वो प्रकाश में आना शुरू हो जाएंगे तो जितना ग्रोसली आज डिसीव कर रहे हैं उतना ग्रोसली शायद प्रकाश में आने के बाद उतना ग्रोसली तो डिसीव न कर पाए वो, अगर हम हाँ जी, वास्तविक समझें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। बाकी तो और तो ये तो अनंत प्रक्रिया है, इसलिए हम ये विल अगर जग गई कि परमात्मा के लिए करना है, पर वो जगने के बाद भी कितने लोगों को हम देखते हैं मंदिर के अंदर जो वास्तव में सिंसियर हैं, रोज जाके परमात्मा के सामने आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ये कहते हैं मैं भगवान और कोई दूसरी चीज करना चाहता ही नहीं, तो उसके उस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। बाहरी प्रकृति के अंदर कोई कनेक्शन नहीं होता उस पार्ट का, उसकी दुकान के ऊपर आप जाके देखो वो पता ही नहीं चलता रे ये वो व्यक्ति है जो अभी सुबह मैंने देखा था। तो ये जो बीच का विभेद है ये कैसे आया? और सामान्यतः जो आध्यात्मिकता के अंदर जाते हैं वो फिर सर्टेन पद्धतियों को आध्यात्मिकता मान बैठते हैं, ऐसे ध्यान करो, ऐसे ये करो। भाई आपके बीइंग की जो कॉम्प्लेक्सिटी है आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। आप ये कह दो नहीं नहीं मैं इसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा, ऐसा आप नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। आपने कोई भी पद्धति बना ली हो और उस एक पद्धति को लेके आप बड़ी ऊंचाई पे चले गए, आपको साक्षात्कार भी हो गया, पर दूसरे पार्ट जो आपके डिविनिटी के पास जाना चाहते हैं वो कैसे जाएंगे ये बताइए। आपकी जीव चीजों के अंदर से रस लेती है, अगर वो परमात्मा का रसास्वादन करना चाहे, अगर आप उसको परमात्मा तक नहीं लेके गए, आपने तो एक यात्री छोड़ दिया। आपकी जो इंद्रियां हैं जो सारी चीजों के अंदर से किस चीज का आस्वादन करना चाह रही हैं, ब्लाइंडली या सोच समझ के, आपका मन है वो किस चीज का आस्वादन करना चाह रहा है, आप आसक्ति भी रख रहे हैं तो किस चीज का आप तृप्ति सीख कर रहे हैं। अगर ये सारे हिस्सों को ट्रांसफॉर्म नहीं किया जाए, परमात्मा पूर्ण रूप से इनके अंदर नहीं आए, तो हम तो चलो बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं इससे। सारी पद्धतियां जो ये कन्वेंशनल जो ये सारी पद्धतियां हैं वो क्या कोशिश है उनकी, ये चीजें कीजिए, बुरी भी नहीं है सही भी है। अभी जिस तरीके की विवेकानंद जी ने भी कहा कि ये कुत्ते की दुम है, ये ठीक नहीं होने वाली है, तो अगर आप ये मान लेते हैं तो आपके दृष्टिकोण से तो ठीक हो सकता है, मतलब मनुष्य है या व्यक्ति है उसके दृष्टिकोण से तो हो सकता है कैसे भी भाग निकलो इससे। क्योंकि गीता भी एक जगह यही कहती है कि अनित्य जो इस जगत के अंदर आ गया है तो ऐसे इंप्रेशन से अनित्य है, ये तो सुख नहीं है इस जगत के अंदर। आपके दृष्टिकोण से हो सकता है, पर परमात्मा को इसके अंदर फंसने की क्या ऐसी चटपटी थी? अगर परमात्मा यहां आया है, उसको ऐसी क्या आफत थी कि ऐसी एक इक्वेशन के अंदर आए जिससे वो भाग निकले? ये एकमात्र जो इसका उत्तर दिया है जो श्री अरविंद ने दिया है, क्योंकि जेल के अंदर जब श्री अरविंद थे उस समय यही प्रश्न उनको तकलीफ दे रहा था कि भाई ये आखिर समस्या क्या है, ये पूरा बात क्या है। सारी योग की पद्धतियां कोशिश ये कर रही है कि इससे समाधि में चले जाओ, तो ये जो अनित्य जो जगत है, तकलीफ का जो जगत है, इससे आप कैसे भी निकल जाओ, भक्ति करो तो इस संसार सागर से पार चले जाओ, इससे चले जाओ।
अरे भाई ये तकलीफ की रचना किसने कर दी, और इस रचना के अंदर आप आ गए, बड़े अनफॉर्चुनेट हो, पर परमात्मा आ गया सोच समझ के, तो वो तो पागल है क्या ऐसे। तो इसका रहस्य फिर बाद में विवेकानंद जी ने उनको वहां प्रकट होके उन्होंने कहा कि मेरे को भी ये लगा था, पर ये इसका रहस्य नहीं है। इसका रहस्य है धीरे धीरे आपको असेंड करना पड़ेगा। तब फिर धीरे धीरे श्री अरविंद ने असेंड करके जो सुप्रामेंटल की बात है कि यहां जब तक अतिमानसिक चेतना का अवतरण नहीं हो जाता, तब तक वास्तव में कोई मूलभूत चीज पृथ्वी पे नहीं हो सकती। ये दर्शन अगर हमको समझ में आएगा तो कोई ऐसी चीज नहीं है श्री अरविंद की अलग कह रहे हो, वो एक फंडामेंटल बात कर रहे हैं। भी जैसे मैं आपको ये कहूं कि इस समय आपकी ये तकलीफ है, आपके गैस की प्रॉब्लम हो रही है या आपके कोई पित्त की समस्या है, तो ये वाली ले लो भाई। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि हमारी जो आज की समस्याएं हैं, जो हम ये कॉम्प्लेक्सिटी बीइंग की बता रहे हैं, हाँ प्रक्रिया आप सिंसियरिटी के कारण शुरू कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये कहें जी जब सुप्रामेंटल आएगा तब मैं साधना शुरू करूंगा या करूंगी, वो नहीं कह रहे। पर फंडामेंटली अर्थ की जो कंडीशंस हैं उनका परित्राण एकमात्र जब सुप्रामेंटल आएगा तो ही हो सकता है। इसलिए ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है, और इसलिए श्री अरविंदो ने एक एक तार हमारे बीइंग का कि ये कैसे है वो हमको बताया, कैसे उनको हमको सब्लिमेट करना है, कैसे क्या करना, वो पूरी सारी प्रक्रिया बता रखी है। ये कोई एस्केप नहीं है। इसलिए माँ कहती है कि श्री अरविंद जो है कोई जीवन से पलायन की बात नहीं करते। और जितने भी योग हैं एक्सप्लिसिटली या सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं कि जीवन से पलायन कर जाएं। भाई ग्रोसली हम इसमें नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? माँ तो बहुत अच्छी ड्रेसेस भी पहनती थी, क्यों नहीं पहन सकते? भारतीय संस्कृति के अंदर कोई दरिद्रता कभी भी आदर्श नहीं था कि भी आप आध्यात्मिकता के अंदर आ गए तो आप बहुत सुंदर। अरे पृथ्वी के ऊपर भद्दापना ला के आध्यात्मिकता थोड़ी होगी। पूर्णता होनी चाहिए। आपके शरीर में पूर्णता होगी, आपके मन के अंदर पूर्णता होगी, विचारों में पूर्णता होगी, आपके और दूसरे हिस्से सब में पूर्णता होगी। आप अगर ये साक्षात्कार कर लेते हैं कि आप आत्मा हैं, तो क्या शरीर को मारेंगे थोड़ी, दिव्य बनाएंगे उससे, तो सच्चा काम कर सकते हैं। आपको अगर ये आंख आ गई कि आप मनुष्य हैं, तब आपका जीवन शुरू होगा मनुष्य के रूप में। कोई अंत थोड़ी है, ये तो शुरुआत है। तो जो सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको सो कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन है, वो होने के बाद तो एक्चुअल यात्रा शुरू होती है। क्योंकि बीइंग की आपकी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, कोई पहले दिन शुरू काम थोड़ी हो जाता है। तो जो हम ये कहें कि रोम रोम में, ये जब एक्चुअल में हम समझे कि वास्तव में रोम रोम होता क्या है, आपका बीइंग है क्या, मनसा वाचा कर्मणा है क्या। आज सारी मेरी खाली कोशिश ये है, जो समय समय पे हम अपना स्ट्रक्चर क्या है कोशिश करेंगे कि ये वापस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम इसको रिपीट करते रहें, तो हमको एक सेंस तो आए हमारी कॉम्प्लेक्सिटी का कि हम कितनी कॉम्प्लेक्सिटी से बने हैं। तो हम इजीली कह दें कि ये एक फॉर्मूला है, इससे कर लो। अरे भाई एक फॉर्मूले से कैसे हो जाएगा? वो फॉर्मूला एक बच्चे पे कैसे लागू हो जाएगा? और वो बच्चा अगर ब्रह्मचर्य की अवस्था में, उस पे कैसे लागू हो जाएगा? और वो ब्रह्मचारी है, वो क्षत्रिय है, तो उसके ऊपर कैसे लागू हो जाएगा? और वो क्षत्रिय है, इस समय अगर देश संकट के अंदर है, तो उसके ऊपर कैसे लागू हो जाएगा? या कोई दूसरी स्थिति के अंदर है तो कैसे लागू हो जाएगा? और उसको आज अगर परमात्मा का आह्वान मिल गया हो तो कैसे लागू हो जाएगा? तो एक बच्चे के ऊपर ही इतनी सारी वैरायटीज हो गई, वो तामसिक है या राजसिक है या सात्विक है, ये और उसके अंदर कितने विभाग हो गए। वैसे ही हमारे विभाग हैं, ये तो हमको एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देता है। हमको पता तो चलता है कि अरे वाह इतनी चीजें हैं। इसलिए एक सिंपल तरीके से हमने सोच लिया बस ये कर लो। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। हाँ जी स्नेहा। बहुत ज्यादा डिटेल्ड डिस्कशन था। नहीं पर डिटेल तो नहीं था इतना। ये तो अगर डिटेल में जाएंगे, इसीलिए मैंने डिटेल की बात नहीं करी, क्योंकि मेरे को पता था कि भी इसको थोड़ा बहुत बैकग्राउंड जब तक नहीं हो तो ज्यादा डिटेल की नहीं बात कर सकते हम। पर फिर भी ये अच्छा है, ये इतना सेंस आना भी। तेरे को तो पहले यौगिक साधन वगैरह भी थोड़ा पढ़ा था, अब तो शायद याद नहीं होगा कुछ भी। नहीं भैया, याद है, कुछ कुछ पढ़ लेती हूँ कभी कभी।
हाँ, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी हमको हमेशा ही ध्यान में होनी चाहिए और फिर इनका सेंस होना चाहिए कि ये देखो ये, हाँ, ये चीज़ है। तब हमको पता चले कि ये सिंसियरिटी एग्ज़ीक्यूशन में क्यों नहीं आ रही। पहले तो ख़ैर मेरी बात तो अभी एग्ज़ीक्यूशन के अंदर है नहीं, मैं तो कह रहा हूँ मूलभूत ही। अब आप ये बताओ कि मूलभूत में कौन-कौन सी चीज़ें हैं पहले तो, कि सिंसियरिटी क्या? वो कैसे नहीं आ पा रही? कौन सी चीज़ें हैं जो आपको दिक्कत कर रही हैं? आ पा रही है या नहीं आ पा रही है? या सिंसियरिटी नहीं आ है? पा रही है भैया, बिल्कुल भी नहीं आ पा रही है। तो अब इसको एक्सप्लेन करो, मतलब एक्चुअल जो बात है उसको सामने रखो, क्योंकि ये आप अकेले के साथ नहीं है। जिस तरीके का हमारा बीइंग है, अगर हम उसको सामने पर्दे पे रख सके, अगर उसको हम प्रकाश पे ला सके, तो बहुत शक्ति हमको मिल जाएगी उस चीज के निराकरण के अंदर। इस पूरे मुद्दे को आप अपने शब्दों में कैसे सारे को रख सकते हैं, ये बताइए। और ये सिंसियरिटी नहीं आने का सबसे बड़ा ये कारण हो रहा है कि नहीं, हमको पहले तो लग रहा है है कि क्या? क्या है सिंसियरिटी, पहले तो ये बताओ। अभी जैसा कि हमने कहा कि अभी पढ़ा माँ का, कि एक वही एक चाह, ऐसी चाह होनी चाहिए जो हमेशा अंदर से ये कहे कि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जो कुछ भी हमारा मूवमेंट है, चाहे मन से या बॉडीली एक्सप्रेशन, थॉट एक्सप्रेशन, जो कुछ भी है, वो सब डिवाइन को बिलोंग करे। हर एक एवरी मोमेंट हमारा ऐसा हो जो हर वक्त विचारों में ये हो कि हम कुछ भी एक्सप्रेस करें, वो आप ही के लिए हो। तो वो पर ऐसा सिंसियरिटी, क्यों करना चाहिए? हम क्योंकि कहते हैं ऐसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए ऐसा? क्योंकि ये सही, अच्छी सही चीज है भैया। और अगर कैसे ये होगा नहीं होगा, ये? ये कैसे नहीं होगा ये? होगा, क्योंकि हर चीज तो उन्हीं की तरफ मूव हो रही है ना। फिर उन चीजों का अस्तित्व भी नहीं है अगर वो उनसे जुड़ते नहीं है। मेरे अगर कोई भाव है, अगर वो मेरे गुरु से या भगवान से नहीं जुड़ा है, तो वो भाव चाहे वो कितना ही अच्छा हो, उसकी क्या मतलब, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चाहे मैंने कुछ भी किया, अगर वो उनको समर्पित हो के नहीं किया तो उसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसा ही तो सब बताते हैं, समझाते हैं। इसीलिए क्योंकि ये बताते हैं, अरे भाई कल मैंने मिठाई बनाई, वो मिठाई अगर तूने नहीं खाई, अब मैं कह दूं कि वो तेरे को खानी चाहिए थी, या उसका टेस्ट कैसा है, तेरे को उस टेस्ट की तरफ आकृष्ट होना चाहिए था, तेरे को टेस्ट ही नहीं है उसका, तू कैसे आकृष्ट होती? तेरे को पता ही नहीं मैंने कौन सी मिठाई बनाई कल। तो वैसे ही परमात्मा की ओर आकृष्ट होना चाहिए। क्यों चाहिए? अच्छा लगता है। किसको? पता ही नहीं, अंदर से कुछ चीज है जिसको उसको अच्छा लगता है ये सब करके। क्या करके? मतलब जब माता जी का ध्यान करते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनसे बात करते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और जो बाकी सारे दिन और दूसरे जो काम करते हैं, चाहे वो घरेलू काम करते हैं, चाहे तो उस समय वो चीजें ध्यान में नहीं रहती, इसलिए वो थोड़ी बोरिंग और ऐसे उबाऊ और ऐसे परेशानी जैसा भरा लगता है। लेकिन अल्टीमेटली आप वही कह रहे हो कि माता जी को हमने एक फोटो बना रखा है जो हमारे जीवन की विविधता है, उसमें सुखद कोई चीज प्रदान करती हैं, पर उस चोखटे को तोड़ने के लिए वो अभी तक इतनी पावरफुल नहीं है। अगर आपकी सारी बात को कहें कि ये जो चीजें हैं कि उनका ध्यान करना या उनके संपर्क में आना, वो तो अच्छा लगता है, और दूसरी चीजें हैं वो उबाऊ हैं। वही तो मैं कह रहा था कि जेल के अंदर आप उससे तोड़ के निकलने की तो नहीं है, पर उसमें जो रह रहे हैं उसको सुखद कैसे बना दिया जाए, भाई ये कहना अच्छा नहीं लग रहा, पर अल्टीमेटली क्या बात जो यही है? खाऊ है कभी उसमें भी अच्छा लगता है। भूल जाते हैं जब इस चीज को, तो जब उधर का झुकाव हो जाता है तो फिर भूल जाते हैं कि अच्छा ये भी है। फिर जब वापस इसमें आते हैं तो फिर वो चीज उबाऊ लगने लग जाती है। जब उसमें डूब जाते हैं तो ये चीज भूल जाते हैं। हाँ, तो आपको फिर बाद में दूसरी चीज मिलनी क्यों चाहिए? अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो तो आपको दूसरी बात क्यों चाहिए? अरे भाई आपके जीवन के चौकटे को वो सुखद तो बना ही देता है उस समय के लिए। हाँ भैया, सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या नहीं, मैं बोल ये कह रहा हूँ कि फिर दिक्कत क्या है, क्योंकि एक समय के लिए जब आपको थोड़ी तकलीफ होती है तब आप इधर झुकाव कर लेते हैं, फिर दूसरी तरफ झुकाव कर लेते हैं।
पर भैया वो स्टेबल थोड़ी है, फिर तो आदमी हर वक्त इधर उधर होता रहता है, इसीलिए तो इतनी परेशानियां हैं, क्योंकि कोई स्टेबिलिटी परेशानियां नहीं। हैं कहाँ? अरे परेशानियां होती तो ये अनस्टेबिलिटी नहीं रहती। परेशानी तो बहुत है, किसके? सबके है। नहीं, सबकी छोड़ो। सबसे क्या मतलब? मेरे तो हमको क्या पता बहुत हम है, किसी के मेरे तो बहुत बिहाफ ज्यादा में कैसे कहें। मतलब है, क्योंकि कोई सब कोई कम ज्यादा मतलब है ही। किससे भी बात कर लो तो कोई भी ऐसे मतलब किसी से बात करके ऐसे नहीं लगता है कि हाँ भैया वो बहुत संतुष्ट है, वो जो कर रहा है वो वो बहुत असंतोष दूसरे स्तर का है। आपके ग्रीड है एक स्तर के ऊपर, आप उसको कितना सेटिस्फाई कर सकते हो, फिजिकल लिमिटेशन है। आपको पर्टिकुलर कोई मिठाई कितनी भी पसंद है, तो अब क्या करोगे? मतलब उसकी लिमिटेशन को हटा देना चाहिए कि वो जितनी भी ग्रीड हो, वो 50 किलो खाए या 1 क्विंटल खाए या 5 क्विंटल खाए, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भाई डिससेटिस्फैक्शन कौन से हिस्से का है, पहले ये तो बोलो। डिससेटिस्फैक्शन तो एक जो व्यापारी है उसके भी है। सेटिस्फाइड कौन है? क्योंकि सेटिस्फाइड आप जिस दिशा में चल रहे हो उसमें कोई सच्चा सेटिस्फेक्शन तो मिल ही कैसे सकता है? तो आप उसको कह दो मेरी ये आत्मा की प्यास है। अरे प्यास किसकी प्यास है? ये इसको आत्मा की प्यास बोलते हैं क्या? और अगर वास्तव में देखो तो वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। जैसे कितने आप जो कह रहे हो वही बात पहले हुई थी, तो उन्होंने कहा जी कितने ये डिससेटिस्फाइड है जीवन से। कहते एक नहीं है। तो अभी जाके पूछ लेते हैं कि, तो वो गए, कहते आप डिससेटिस्फाइड हो तो एक काम करते हैं आपके प्राण हर लेते हैं। क्या दिमाग खराब है क्या? और बहुत है मेरे से ज्यादा डिससेटिस्फाइड, एक नहीं मरना चाहता। अगर मरना चाहते तो फिर बाद में इतनी भागदौड़ किस लिए? किसी के ऐसा नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं पहले समझने की कोशिश कीजिए, ये मिक्स मत करो। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको स्पष्ट सामने रखो चीजों को। आगे बोलो। तो भैया मतलब वही बात है कि अंतरात्मा तो डिससेटिस्फाइड रहती ही है, कहीं ना कहीं वो बार बार वो एक आवाज तो आती ही है कि हाँ भाई ये कर नहीं रहे हैं सही, जा नहीं रहे हैं सही। पर दूसरा पुल इतना स्ट्रांग होता है कि वो उसको दबाता तो है ही, और वो भ्रमित भी करता है कि नहीं ये हो जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, शायद ये चीज ठीक हो जाए, वो होने के बाद शायद इस चीज को कर पाए। तो ये बार बार होता ही है। मेरे साथ तो हो ही रहा है, मैं तो उसको कितने सालों से ऑब्जर्व कर रही हूँ, ऐसे ही चल रहा है, कभी कुछ हो कभी कुछ ये हो रहा है। इनसिंसियरिटी है। ये जो माँ कह रही है वो इनसिंसियरिटी है। ये ऊपर नीचे। सच्चाई की कमी है। इसलिए ही वो एक जगह कह रहे हैं कि सच्चाई का अर्थ है ये, true sincerity consists in advancing on the way because you cannot do otherwise। एक्चुअल में मूवमेंट कब आता है कि भाई और दूसरी चीज मैं कर ही नहीं सकता, बस मैं और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकता माँ के अलावा। वो कहेंगी तो मैं व्यापार कर लूंगा, वो कहेगी तो मैं कहीं भी चला जाऊंगा, कुछ भी कर लूंगा, पर इसलिए करूंगा क्योंकि माँ का काम है। अपने आप के लिए मेरे को आज से कोई भी काम मेरा शेष नहीं है। इसीलिए गीता अगर कहती है सर्वारंभ परित्यागी, वो व्यक्ति होता है, आज हम अवस्था में ही नहीं है, उसने अपने सारे जो इनिशिएशन से आरंभ है सारों का परित्याग कर दिया। क्योंकि परित्याग कर दिया मतलब उसके स्वयं के जो छोटा फ्रेमवर्क है उससे कर्म का आविर्भाव नहीं हो रहा। मां कह रही है तो आप कुछ भी करेंगे, आप युद्ध करेंगे, मतलब जो खराब से खराब या अच्छे से अच्छा घोर से घोर काम है आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने लिए आप एक रोटी तक नहीं पकाएंगे, आप इसलिए अपने आप को रोटी देंगे भी मां की प्रक्रिया है, मां के लिए मैं दे रहा हूं तो है। पर ये इतना फाइन डिस्टिंक्शन है कि एक्चुअल में अभी हमारे जो कारावास है उसको हम सुखद बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तकलीफ है, ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये कैसे करें? मेरा रोना धोना है जिस चीज के लिए, भैया इसमें थोड़ी हेल्प करो। इस चीज के लिए नहीं कि मैं इससे निकल जाऊं, इस चीज से कि मैं तकलीफ नहीं पाऊं, करूं मैं यही। तो बताओ अब इन दोनों बातों में आप अंतर समझने की कोशिश करो। मैं बार बार इस चीज को ये कर रहा हूं जिससे कम से कम हमारे अंदर की वाणी है वो स्पष्ट रूप से कभी कह तो पाए अपनी बात कि ये बात है।
ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप कम से कम उस भाग को आवाज प्रदान कर सकते हो, नहीं तो विश्व में आप कहीं कोई ऐसी जगह नहीं जहां उस वाणी को जगह मिलती हो, जिसको सामने आके ये कहने का मौका मिलता हो कि मैं अपने जीवन का गारा कर रहा हूं, कर क्या रहा हूं ये। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जीवन का कर क्या रहा हूं। अगर ये कहने ही हम तैयार नहीं है तो आगे तो बात ही कैसे बने। इसीलिए व्यक्ति, कितने लोगों का हमने, आपने जो रामानुजाचार्य की जीवनी पढ़ी होगी, उनमें देखो वो राजा के पास आए, वो चक्रवर्ती राजा साउथ के, कहा आपको गीता सुना दी, गीता सुनाई, 2 दिन के बाद में कहते हैं भैया छोड़ दो, अब तो राजपाट मेरे को नहीं चाहिए। कहते नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो त्याग नहीं है ये, आदमी को नजर नहीं आता। आदमी को अगर ये कह दे कि परिवार आपको है तो परिवार बहुत अच्छा है, गिवन कि अब मां अगर चाहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नवजात जी का हम उदाहरण लें तो विजय बाई का मैसेज अगर आपने सुना हो अभी 3 जनवरी का, उन्होंने कहा मेरे पिताजी मेरे से मिले, एक बार मैं उधर से गुजर रहा था तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि देख बेटा, मेरे पास तेरे को और किरण को देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा सारी चीजें मैंने मां को समर्पित कर दी। अपने बेटे को बुला के अंतरंग रूप से क्या बात कर रहे हैं वो देखो। पर मैं तेरे को जीवन में एक ही सलाह दे सकता हूं, एक तो ये कि तेरे को अगर परफेक्शन देखना हो तो मां की एक एक क्रिया देख, उसमें तेरे को दिव्यता नजर आएगी। और दूसरे, वास्तव में करने लायक काम संसार में और कोई दूसरा है ही नहीं, खाली जो मां का है। अपनी सारी शक्ति, सारी चीजें उनको नियोजित कर दो। अब ये चीज मां जानती थी कि नवजात जी जो है अपने बच्चों तक का भी ध्यान नहीं रखते, पूरा परिवार चला गया वहां। उनकी हवेली में कब, उस जमाने के अंदर भी चूने के अंदर माताजी अरविंद जी की उन्होंने पिक्चर बना रखी है अपनी हवेली में। ये कितनी पुरानी, सोचो आप। तब से वो उनकी आराधना करते आ रहे हैं, एकमात्र भाव। और अपने बच्चे को क्या बोल रहे हैं, तेरे को देने के लिए कुछ नहीं है, जो चीज तू मां को दे देगा या मां के संपर्क में आ जाएगी वो तो सोना है, बाकी तेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार है। ये बात कौन पेरेंट अपने बच्चे को कहता है? कौन ये कहता है कि मैं अपना सर्वस्व मैंने बेटा मां को दे दिया? फिर उनकी जो वहां बिसाऊ में संपत्ति, पैसों की बड़ी समस्या। बालकिशन जी आए, उनको अंकल जी ने कहा कि ये जो है कुछ, ये कुछ सोने वगैरह की कुछ चीजें निकली है, ये आप लेकर। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता ये। कि क्यों? कि ना, हेल्थ की उनको, उनका खुद का ऑपरेशन, माँ का ऑपरेशन, सारी चीजें, इतनी घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ऐसे के अंदर वो व्यक्ति क्या कह रहे, नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए भाई। ये भी नहीं कि हाँ ये लेके मैं आश्रम में दे देता हूं। वो कहता है कि इस समय क्या करना चाहिए। वो कहता है अगर मेरी माँ होती इस समय तो वो यही कहती, इसको बेच के ये जो पैसा है वो गौशाला के अंदर दान कर दो। तो अंकल जी ने कहा ठीक है भाई। वैसा ही किया उन्होंने। उनकी पर्सनल क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या नहीं थी, कोई उससे कोई लेना देना नहीं। जब आप इस दृष्टिकोण से देखते हो तो नवजात जी का पता था उनको, माता जी को, कि ये अपने बच्चों का, परिवार का कोई ध्यान नहीं रखता। तो माता जी पर्सनली, जब विजय बाई और किरण दी बच्चे थे तो कहा हम पर्सनली उनको भेज के उनकी खबर लेते, माता जी खबर लेती थी हमारी। अब बताओ हमारे पिताजी इससे बेटर हमारे लिए क्या कर सकते थे कि उन्होंने हमारा ध्यान नहीं रखा और जगदम्बा हमारा स्वयं ध्यान रखती थी। ये जो विचार है ये माइंड से या कहां से आया होगा वो एनालिसिस छोड़ो, पर सामान्य तरीके से क्या ये विचार आ सकता है? तो प्रक्रिया कैसे चेंज हो जाती है, जैसे ही आप के अंदर वो एक अग्नि, एक विल, परमात्मा के प्रति समर्पण, जो सिंसियरिटी है, वो कैसे भावों को चेंज कर देती है। बारी तरीके से कोई जान ही नहीं सकता कि ये क्या पागल आदमी है। कोई बाहरी मानदंड है ही नहीं जीवन का इस तरीके से। ये जब हम देखते हैं तो क्या वो परिवार को वहां नहीं लेके चले गए? नहीं, वो कह देते उसी चौकटे को पालता रहता हूं मैं। एक एक का जब आप इतिहास पढ़ो तब हम जानते हैं कि जितनी इनसिंसियर हमारे जो दलीलें हैं हमारे जीवन को सुचारू रखने के लिए, वो कितनी एकदम भद्दी हैं। बिल्कुल फॉल्स हैं वो।
गलत जगह के ऊपर हैं। आप वो ही काम कर सकते हो और सत्य के अंदर हो सकते हो, और वही काम करके एकदम मिथ्यात्व में हो सकते हो, क्योंकि काम से निर्धारित नहीं होता, कहां से उठ रहा है वहां से निर्धारित होता है। तो इस तरीके से जो बार बार मैं ये कह रहा हूं कि अपनी जेल खाने को अगर हम सुखद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम इस चर्चा में हमको इतना साहस होना चाहिए कि जो स्थिति है हम क्या करेंगे वो बाद की बात है, पर उसको आंख मिला के देखने की हमारे अंदर ये हो कि भाई स्थिति ये है, ये बात चल रही है। जो लोग गए, क्या उनके परिवार नहीं था? अरे परिवार का परिवार लेके चले गए माँ के पास, माँ ले लो, संभलाओ उनको, परिवार को भी। तो आप उनका क्या कर सकते हो? माँ करेंगी कल्याण। तो आप पर्सनली किसका क्या कर सकते हैं? आपके पर्सनली क्या ड्यूटी हो सकती है? आप किस चीज से बंधे हुए हैं? भाई ये थोड़ी कह रहे हैं उस परिवेश से आप बंधे हुए हैं, आप उसी परिवेश में हो सकते हैं। इनफैक्ट गुरु अपना के व्यक्ति और बड़ा अंकुश लगा लेता है। परिवार में हो सकता है कि उसको उच्छृंखलता का मौका मिले, गुरु के पास तो नहीं मिलता, वो तो और बड़े अंकुश के अंदर आ जाता है। पर वो अंकुश किसके आधार पे? आत्मा के आधार पे है। ये पहले तय करो। तो हमारी जो सारी चर्चा है उस भाग को जगाने के लिए है, उसको लाइट दिखाने के लिए है। ये कोई पांडित्य के स्तर की बातें नहीं है, ये उस भाग के लिए है कि भैया सामने आ और हमारे जो जीवन के एक्शंस हैं अब उनको दिशा दो, पढ़ के कि ये अच्छा है या ये बुरा है। हम नहीं जानते कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। माँ की पुस्तक पढ़ना अच्छा ही अच्छा है, पांडिचेरी जाना अच्छा ही अच्छा है, तो फिर दूसरी जगह बैठे लोग तो बुरे ही बुरे हैं। हमको तो उनकी पुस्तकों का प्रचार करना चाहिए, तो फिर उनके लिए कंस्ट्रक्शन का काम कौन करेगा? हमको उनके लिए भजन गाना चाहिए, तो फिर बाद में दूसरे काम कौन करेगा? अभी सारे करके भी आप माँ के दायरे में न हो, ये भी संभव है। और ऐसा कोई भी काम आप जो सो कॉल्ड माँ के दायरे का न कर रहे हो और तो भी आप माँ के अंतरंग हो, तो मानक तो भीतरी हैं, आंतरिक हैं ये सारे मानक। और ये आपकी सिंसियरिटी आपको बिल्कुल अनमिस्टेकेबली दिखा देती है। पर बदमाशी उसके अंदर है, दूसरे भाग उस क्लैरिटी को आने नहीं देते। वो बीच में आपको बड़े सुंदर सुंदर ऊपर से रंग पोत देते हैं। नहीं नहीं, मैं क्या करूं, मैं चली जाऊंगी, मेरे पिताजी का क्या होगा? अगर तेरी आजकल मृत्यु हो जाए तब तेरे पिताजी का क्या होगा? तू इंश्योर कर सकती है क्या उनकी इमोर्टेलिटी? ये क्या बात हुई? और किसी भी दलीलों के आधार पे नहीं हो सकता। ये तो इसलिए है बिकॉज आई कैन नॉट डू अदरवाइज। और कोई चीज मेरे को नजर ही नहीं आती भाई, क्या करूं मैं? ये सुखद है तो मैं वर्ण कर रहा हूं, ऐसा भी नहीं है। ये दुखद है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, ऐसा भी नहीं है। भाई मैं इसके अलावा नहीं कर सकता, मैं माँ के अलावा जीवन जी ही नहीं सकता। अब सुख और दुख का तो फिर बाद में प्रश्न ही नहीं है। भाई यही एकमात्र गली है या यही एकमात्र बाल्टी है पानी की, अब नहाओ तो नहाओ, नहीं नहाओ तो मत नहाओ। तो फिर उसमें चयन नहीं है। तो वैसे ही आपकी आत्मा आके कहते भी इसके अलावा तो मैं कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकता। अगर इतना आप में जागृति आ गई है, फिर जो सामने आए फिर तो यात्रा शुरू होती है। अभी तो प्रिपरेशन है या नहीं है, ठीक है, कुछ तो रहना ही चाहिए। हाँ जी स्नेहा, इसमें अपनी पूरी बात जो है वो कहने की कोशिश करो। क्या चीज रोकती है? क्लैरिटी आने से कौन सी चीज है वो बीच के अंदर व्यवधान करती है? क्या बहाने हैं जो रोकते हैं? भैया बहुत सारी चीजें हैं। अपनी सबसे बड़ी तो हमारी खुद की वीकनेसेस इतनी ज्यादा है, फैमिली को लेकर के, लोगों को लेकर के, फिर अपने अंदर से भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि अच्छा ये कर लेना चाहिए, ये शायद ठीक है। तो सबसे बड़ी रुकावट तो यही है। और फिर जब सही मतलब सही हम भेद नहीं कर सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो सबसे बड़ा रुकावट है। कि वो एक मतलब कई बार लगता है ये सही है, पर जब बाद में वो चीज हो जाती है तो मुंह में बोलते हैं ना, मदर का भी वो मुंह में खट्टा गंदा सा स्वाद आता है, करके फिर अनुभव होता है कि ना ये तो गलत था। तो बहुत सारी रुकावटें तो मतलब अनंत हैं ये अपनी आपकी बात वीकनेस। सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है।
इस पार्ट की क्लैरिटी के लिए ही हमने ये शुरू किया कि जो भाग दलीलें देने की कोशिश करता है कम से कम वो क्लैरिटी में आ जाए, तो ग्रोस दलीलें वो देना नहीं देना बंद कर दे। वो क्लैरिटी अगर बुद्धि में आ जाएगी तो फिर वो बड़ा इनकन्वीनियंट होगा, क्योंकि आप वो बहाने नहीं ढूंढ पाएंगे कि नहीं भाई ये तो नहीं है, ये वाली बात तो झूठ है। आपको जब देखिए एक बार ये हल्का सा महसूस हो जाए तो अंदर जो साक्षी भाव है, साक्षी होते ही, जो गीता कह रही है ना साक्षी से शुरू करो, हालांकि गीता इस साक्षित्व की बात ही नहीं कर रही। सामान्यतः गीता के साक्षित्व को जिस स्तर के ऊपर की मैं अपने को देख रहा हूं वो तो बहुत खराब मूवमेंट है। ऐसा कोई साक्षित्व नहीं है। साक्षित्व भी कोई भीतरी चीज आती है, वो देखती है अरे ये जीवन का क्या गारा हो रहा है। साक्षित्व आपके पास कोई कमरा ही नहीं है जिसके ऊपर आप खड़े होकर अपने आप को थोड़ी दूर से देख सकें, तो कौन किसका साक्षित्व करेगा? गंदे हाथ से आप कमरे को साफ करने की कोशिश कर रहे हो क्या साक्षित्व? अरे कौन किसका साक्षित्व? ये जब भाव आ जाए, वो थोड़ी दूरी से देखे अरे जीवन का क्या हो रहा है, वो फिर दूसरे हिस्सों की देखे अरे बड़े मक्कार हैं, तो माँ के लिए निवेदित करने की बात कर रहे थे, ये तो मैं खुद रस ले रहा हूं इसके अंदर। मैंने अपना एक ग्रुप बना लिया, मैंने अपना ये कर लिया, मैंने अपना एक आश्रम बना लिया, मैंने अपनी एक सोसाइटी बना ली, हमने एक क्लब बना लिया जो भगवान के लिए ये करता है। इनफैक्ट कोई दूसरी चीज के लिए, शराब वगैरह के लिए करता तो वहम तो नहीं पैदा होता। आपने कोई ऐसी एक लोक कल्याण का नाम ले लिया, गौ सेवा का नाम ले लिया, या फिर कोई साधना का ही नाम ले लिया, अरे ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर बाद में उस भ्रम में से निकलना। और ईगो आपका इतना फूल के कुप्पा हो जाता है कि आपकी जो एक स्पॉन्टेनिटी है, एक सहजता है, एक बालक के जैसे रूप में है, चाइल्ड लाइक जो आपकी स्थिति है वो खत्म हो जाती है, आप भर जाते हो। वो पार्ट ये कहता है देख कैसा भांड है ये कैसा बहुरूपिया है, कैसे कैसे रूप धरता है, और वो फिर उस कॉमेडी के ऊपर हंसता है। माँ ने नाम लिया ना कॉमेडी है ये ऐसी कॉमेडी चलती रहती है। तो जीवन के अंदर और गंभीर मुद्दे हैं, ये हमारे को इस डिस्कशन से, ये जितने भी डिस्कशन है उससे क्लैरिटी आ जाए कम से कम। क्यों ये हमारी बीइंग की बात कर रहे हैं हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि हमको कहीं छोड़ के जंगल में चले जाना है। पर ये हिस्से आज जितनी भी हमने बात करी वो तो हैं, आप आंख भी बंद कर लेंगे तो भी क्या वो हिस्से चले थोड़ी जाएंगे। तो आप ठीक कह रहे हैं बिल्कुल कि ये एक तो क्लैरिटी नहीं होती हमारा यहाँ, एक तो क्लैरिटी, पर हमारी यही कोशिश है बार बार कि जैसे आज ये बात हुई, आप इसके ऊपर पूरा गंभीरता से चिंतन कीजिए, जिससे कि आपके उस भाग को भोजन मिले, पोषण मिले, जो अपनी वाणी नहीं कह पा रहा। तो इसमें ये हिस्से हैं और ये चीजें आपको दिक्कत कर रही हैं। आपका सिंसियरिटी से आप क्या समझते हैं, आपका जो मूवमेंट है माँ के लिए क्या है, कौन सी चीज है वो रोक रही है, क्या करना चाह रहे हैं हम, उसको अगर दिन दिन हम मांझना शुरू करें तो कम से कम उसको भोजन तो दें। अरे भाई जिस भी हम परिस्थिति में है, जैसा भी है, बजाय हम पीछे लुढ़कते जाएं, क्योंकि वो चीजें आप मूव तो आप कर रहे हैं, अगर आगे नहीं मूव करेंगे तो पीछे आप लुढ़कते जाएंगे, समय आपसे आगे निकल जाएगा। आपको मूव करना ही करना पड़ेगा और उससे ज्यादा गति से करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर की एनर्जी खत्म हो जाती है एक समय के बाद में। आपके अंदर और कोई दूसरी अच्छी चीजें नहीं रहती और बुरी चीजें घर डाल लेती हैं। विल पावर है वो खत्म हो जाता है, फिर आपको जो इश्यू है ही नहीं वो इतना विराट लगने लगता है कि मैं ये कैसे करूं। अरे भी आपकी शादी हो जाए, दूसरे परिवार में जाओ, तब क्या करोगे? तो ये बंधन तो आपने बना रखा है। कम से कम धीरे धीरे ये तो समझ में आए कि है क्या, और किसी के इसमें कोई बात है तो। नहीं तो अगली बार हम 3 नंबर ले सकते हैं। अनु जी इसमें कोई चीज है? नहीं पंकज जी, बाकी आपकी, मैं एक्चुअली मुझे ना रिकॉर्डिंग सुन के और ज्यादा अच्छे से समझ आता है, क्योंकि अभी कंटिन्यूएशन में रहती है, देन यू नो वी कैन स्टॉप इन बिटवीन एंड कॉन्टेम्पलेट ऑन दैट। तो वैसे बहुत आपने काफी अच्छे से बताया है, और इसका बस ये है कि हमारे को इसको अपने आचरण में लाना है, और अपना जैसे आपने बताया ना, हमें देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हम गलतियां कर रहे हैं, तो वी हैव टू चेक दोस पॉइंट्स। ठीक है स्नेहा, इसको आज यहीं अपन कंक्लूड कर सकते हैं। और भैया कल की पंकज जी नेक्स्ट टाइम भी यही कंटिन्यू करेंगे?